तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज के सेशन के अंदर एसबीआर की अप्रोच को, एसबीआर की प्रैक्टिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो हम सवाल करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्री डिसम्बर 2023 मॉक एग्जामिनेशन। यानी आप लोगों को पता है कि एसीसीए वाले, एसीसीए पब्लिशेस देयर मॉक बिफोर एग्जाम्स, या so this is a mock exam question, and if I'm not wrong, this is question number 4 of your exam, right? वैसे तो देखा जाए तो दिसंबर 2023 का पेपर एक रिलेटिवली आपके लिए पास्ट पेपर है, और क्योंकि ये पास्ट पेपर है तो आपके दिमाग में बात ये आएगी कि सर ये पास्ट का पेपर अभी हम जाके क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। बट इफ यू आस्क मी, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। यानी बहुत सारे आपके दिमाग में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि एग्जामिनर पूछ भी सकता है लेकिन आपके दिमाग में भी आते होंगे, वो सारे के सारे सवालों के जवाब इस सवाल से आप लोगों को मिल जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा और मेक श्योर करिएगा कि यू टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, राइट। सो क्लियरली दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जिसको आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सो वंस यू लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग, वंस यू लिसन टू दिस लेक्चर, दिस इज मोर देन इनफ। इसको बार बार रिपीट टेलीकास्ट पे सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जब मुझसे पढ़ रहे हो तो आपके सामने कुछ की टेक अवेज आए, कुछ की पॉइंट्स आए जिनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप नोट डाउन कर लें, और रिवीजन के वक्तों में आखिरी दिन अगर ये पॉइंटर्स पढ़ के जाएंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर फायदा होगा। बट अदर देन दैट, क्या इस सवाल को आज के बाद कभी दोबारा करना चाहिए? मेरे हिसाब से आज के बाद इस सवाल को कभी भी दोबारा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर जो नॉलेज दी जाएगी आपको, जो लॉजिक दी जाएंगी आपको, जो पुरानी वाली बातों को जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको जो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसके बाद उसको रिविजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? सो प्लीज जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आई वुड वांट यू टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, एंड इंशाल्लाह ताला इट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्री डिसम्बर मॉक एग्जाम 2023। एग्जामिनर यहाँ पे कहता है, मनास्लू मनास्लू प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 30th September 20x0। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब भी आप एग्जाम के अंदर हो और एग्जाम के अंदर आप ईयर एंड देख लें तो उस ईयर एंड को जरूर हाईलाइट कीजिएगा। और आइडियल ये है कि जब आप ईयर एंड को हाईलाइट ही कर रहे हैं तो ईयर एंड के साथ साथ कहीं ना कहीं ईयर स्टार्ट भी डिफाइन कर लिया करें। लेट्स से अगर 30th September 20x0 आपका ईयर एंड है, तो मोस्ट लाइकली आपका ईयर स्टार्ट क्या होता होगा? 1 अक्टूबर 20W9। ये x0 है ना, WXYZ होता है ना। तो अगर ये x0 है तो x से पहले w होता है और w का आखिरी 9 होता है, तो इस तरह 20W9। 1 अक्टूबर 20W9 आपका ईयर स्टार्ट होगा, 30th September 20x0 आपका ईयर एंड होगा। एग्जामिनर कहते हैं, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। एग्जामिनर ने इस सवाल के अंदर आपको 3 एग्जिबिट्स दी हैं। सबसे पहली एग्जिबिट रिलेट करती है फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विद अ राइट टू रिटर्न। कौन सा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इफेक्ट होता है? सिर्फ एग्जिबिट का नाम देख के आपको थोड़ा सा फिल्टर तो हो रहा होगा ना कि यार कौन सा आईएएस या आईएफआरएस यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 अक्सर ओवरवेलमिंगली फोकस करता है किसी न किसी आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के ऊपर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज आईएफआरएस 15। Then the second exhibit is going to be related to sale with a volume discount incentive. Again, which accounting standard is triggered from this point? Definitely it would be IFRS 15. And then there is a third exhibit which is related to presentation and tax issues. So presentation may be of overall financial statements, and there are some tax issues which are to be discussed in exhibit number 3. एग्जामिनर कहते हैं, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स विद इन योर चूजन रिस्पॉन्स ऑप्शंस। आपके सामने 3 एग्जिबिट होंगी। अच्छा, एग्जाम स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपके सामने जो 3 एग्जिबिट्स होती हैं वो बंद होती हैं ऑलरेडी, ऑल्दो कि मैंने तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया पेपर के ऊपर, लेकिन आपके सामने 3 एग्जिबिट्स बंद होंगी। आपको नजर आ रहा होगा कि एक एग्जिबिट 1 का डेटा होगा, एक एग्जिबिट 2 का डेटा होगा, एक एग्जिबिट 3 का डेटा होगा। ये 3 एग्जिबिट्स आपके सामने होंगी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि रादर देन गोइंग थ्रू दी एग्जिबिट्स इन वन गो, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि डायरेक्टली एग्जिबिट्स पे जाने के बजाय सबसे पहले जरा रिक्वायरमेंट्स को असेस कर लिया करें। ओवरऑल दिस इज अ 25 मार्क क्वेश्चन।
और 25 में से 2 मार्क्स आपके प्रोफेशनल मार्क्स हैं, नजर आता है यहाँ पे। इसका मतलब बाकी पेपर 23 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो रिक्वायरमेंट नंबर ए इज फॉर 4 मार्क्स, और यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। कैन यू गाइस असेस के एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स? देखें, अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है ना किसी भी चीज का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, तो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ? उसके पीछे किसी भी चीज का, जिसको भी वो रेफर करने वाला है, उसके पीछे की लॉजिक या उसके पीछे के रूल्स या उसके पीछे का पैटर्न या उसके पीछे के उसूल पेश करो। यानी नजर ये आ रहा है कि एग्जामिनर कोई ना कोई आईएएस या आईएफआरएस उठाएगा। जैसे कि आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं आईएफआरएस 15, एग्जामिनर बोलेगा आईएफआरएस 15 उठाओ और उस आईएफआरएस 15 के पीछे के प्रिंसिपल्स बयान कर दो। यानी आईएफआरएस 15 को एज इट इज समझा दो। यानी समझने वाला ये समझ जाएगा कि 4 मार्क के लिए एग्जामिनर प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड रिक्वायरमेंट दे रहा है। यहाँ पे शायद एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करो, एग्जामिनर शायद ये बोलेगा बस आईएफआरएस क्या कहता है ये समझा दो। एक सवाल ये होता है जिसके अंदर एग्जामिनर ये बोले आईएफआरएस यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे होगा ये समझा दो, और एक सवाल ये होता है कि आईएफआरएस कहता क्या है ये समझा दो। तो ये प्योर थ्योरेटिकल आईएफआरएस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। यानी गालिबन अगर आपको आईएफआरएस आता होगा तो आपने सवाल अच्छा पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये 4 गोल्डन मार्क्स है। मैं आपकी जगह एग्जाम के अंदर होता, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर होता, टाइम ऑलरेडी छोटा रह गया होता, तो मैं वो मार्क्स ढूंढता जो कि मुझे क्लियर कट मिलने ही मिलने, यानी जिसके अंदर मेरी समझ लो रॉट नॉलेज ही काम आएगी। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर कोशिश करता ये वाले 4 मार्क्स जरूर 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 अटेम्प्ट करूं। अगर कम टाइम भी है तो ये वाले 4 मार्क्स में लू ही लूं, क्योंकि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जो पढ़ के गए हो वो एज इट इज रेप्लिकेट करना है, एंड दीज विल बी योर मार्क्स। लेकिन क्या पढ़ के गए हो? एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स अंडरपिनिंग द टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन एंड measurement of that revenue which are outlined under IFRS 15 revenue from contract with customers। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम IFRS 15 उठाओ और आईएफआरएस 15 के मुझे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो। किसी ने पूछा सर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा आईएफआरएस 15 समझाना है? किसी ने बोला कि भाई सर 5 स्टेप्स को समझाना है, किसी ने बोला सर आईएफआरएस 15 का ऑब्जेक्टिव समझाना है। तो एग्जामिनर कह रहा है वो वाले प्रिंसिपल्स बताओ जिनका ताल्लुक 2 चीजों से बनता हो। एक तो समझाओ कि टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन का क्या प्रिंसिपल है अंडर आईएफआरएस 15, और दूसरा क्या है मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन से क्या मुराद है अंडर आईएफआरएस 15। टाइमिंग का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी टाइमिंग का मतलब क्या है? अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं, मैं पहली ए रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए कोई भी एग्जिबिट नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अगर पढ़ा लिखा आदमी हूं और या फॉर एग्जांपल औरत हूं, तो लेट्स से अगर मैंने सर यासिर से पढ़ लिया तो सर यासिर की लर्निंग्स हमें ये क्लियरली बता रही हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट प्योरली आईएफआरएस 15 है, इसका एग्जिबिट से कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जामिनर ने भी रेफर नहीं किया हुआ। अच्छा, मैंने टाइमिंग्स पे सवाल किया तो शाहिद साहब ने बोला सर बिल्कुल सही बोला। सर टाइमिंग का मतलब ये है कि किस वक्त के ऊपर, किस पॉइंट इन टाइम के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। पहला सवाल ये है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा या नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल ये है कि किस वक्त के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। तो जब एग्जामिनर टाइमिंग की बात कर रहा है तो रेफर कर रहा है कि किस वक्त के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। और अंडर आईएफआरएस 15 वक्त का तायुन इस बात से किया जाता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होगी। याद आ रही है बात? Under IFRS 15, revenue shall be recognized when performance obligation in the contract has been satisfied. Now, under IFRS 15, performance obligations can be satisfied either point in time or point over time. Point in time performance obligation satisfactions are those satisfactions which are satisfied at a particular point in time. For example, when you hand over goods, बात समझ में आ रही नहीं आ रही सब लोगों को? पॉइंट ओवर टाइम का रेवेन्यू रिकग्निशन एक ऐसी रेवेन्यू रिकग्निशन है जिसके अंदर आपकी जिम्मेदारी एकदम से सेटिस्फाई होती है। यानी आपने मिसाल के तौर पे सामने वाले के हाथ में जाके गुड्स रखी, तो जैसे ही आपने सामने वाले के हाथ में जाके गुड्स रखी आपकी जिम्मेदारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आपकी जिम्मेदारी एकदम से सेटिस्फाई हो रही है तो ये पॉइंट ओवर टाइम कहलाता है।
On the other hand, performance obligation, if being satisfied over time, means that the revenue recognition will be done over a period of time. Under point over time scenario, revenue is recognized up to the extent the performance obligation has been satisfied, which is often determined in the manner of calculating a stage of completion at a particular point in time. So, for example, if at a particular point in time 30% performance obligation has been satisfied, then revenue recognition should be equal to that 30%. मुझे बताइए, सब लोगों को बात समझ में आ रही है? क्लियरली टाइमिंग का मतलब क्या है? कब कब किस वक्त के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई होगी तब रिकॉग्नाइज होगा। अब या तो पॉइंट इन टाइम होगा या तो ओवर टाइम होगा। मुझे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? डन। फरा ने बोला सर पिज्जा डिलीवर्ड पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल, यू कैन डिलीवर मी अ पिज्जा, आपकी जिम्मेदारी सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसा? क्लियर होती है बात? डन। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात इसके ऊपर है कि हमें आईएफआरएस 15 के प्रिंसिपल्स बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये है कि चलो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे एक वक्त के ऊपर या एक अरसे के ऊपर, लेकिन किस वैल्यू के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर हमसे ये कोई पूछे कि हम किस वैल्यू के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम किस स्टेप को रेफर करेंगे आईएफआरएस 15 के? कैन एनीबॉडी टेल? हम किस स्टेप को रेफर करेंगे अंडर आईएफआरएस 15? स्टेप नंबर 3, which is determining transaction price. Now, under IFRS 15, the transaction price is the price which the entity expects to recover by satisfying performance obligations under the contract, or by delivering goods or services to the customer. वो कोई भी अमाउंट जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं टू रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द ट्रांजैक्शन प्राइस. Now, transaction price can be fixed consideration, whereby you receive a fixed amount whenever the performance obligation has been satisfied, or there can be a scenario where the consideration involved in the contract is variable. वेरिएबल का मतलब ऐसे हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कस्टमर को आप बल्क डिस्काउंट्स देंगे या एनुअल डिस्काउंट्स देंगे, या फॉर एग्जांपल प्राइस एस्केलेशंस होंगी, या फॉर एग्जांपल पेनल्टीज होंगी, या फॉर एग्जांपल इंसेंटिव्स होंगे। याद आ रही है बात? वेरिएबल कंसिडरेशन हो सकती है। Now, under IFRS 15, variable consideration should be recognized according to management's best estimate. तो मैनेजमेंट का जो भी बेस्ट एस्टिमेट है with respect to the achievability of revenue, with respect to the achievability or receivability of the expected consideration, ऑर्गेनाइजेशन का या एंटिटी का जो भी बेस्ट गेस है, वो बेस्ट गेस उनको वेरिएबल कंसिडरेशन के तौर पे अपने रेवेन्यू के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। और हम बेस्ट एस्टिमेट की मिसाल ऐसी भी देते हैं कि उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन द केस ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें और हमें रिवर्स करना पड़ जाए। Our best estimate should reflect the fact that there should be no chances or no high probability of a revenue reversal in future. That means we should go for our best estimate. तो आपका या तो रेवेन्यू रिकग्निशन होगी बेस्ड ऑन फिक्स्ड कंसिडरेशन, या तो उसकी मेजरमेंट होगी बेस्ड ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन। एक और ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हमने एरिया पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। या so significant financing component scenario is a scenario whereby the transaction has some financing element in it. And according to IFRS 15, the revenue to be recognized, the revenue to be recognized in exchange of transfer of goods or services should reflect the true value of the goods or services being transferred. And therefore, any financing element which is there in the transaction should be recorded separately and not as part of revenue. बात समझ में आ रही है सब लोगों को? फाइनेंस इनकम अलग रिकॉर्ड होगी और जो रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज है वो अलग रिकॉर्ड होगी। फाइनेंस इनकम आपकी एक अदर इनकम होगी और जो रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज है वो ट्रू वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर रिपोर्ट होगी, वो ट्रू वैल्यू ऑफ द गुड्स या सर्विसेज के ऊपर रिपोर्ट होगी, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू को डिनोट करती रहे। मुझे बताएं, सब लोगों को ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? सब लोग मुझे बताओ, पूरी क्लास मुझे बताए, अगर ये सवाल तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ रहा है और कंसिडरिंग कि तुम्हारा ये आखिरी सवाल होगा मोस्ट लाइकली एग्जाम के अंदर, तो क्या तुम अटेम्प्ट कर लेते या नहीं कर लेते? क्या 4 में से 5 मार्क्स ले आते या नहीं ले आते? सर 4 में से 5 तो नहीं ला सकते। राइट, 4 में से 4 ले आते मतलब ओके है भाई। मुझे देखो, सब लोग ओके बता दिया करो, मुझे कैसे पता भाई आपके दिल में क्या है? हाँ,
डन। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी नॉलेज को जरा सा टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं एग्जामिनर ने इसका सजेस्टेड आंसर क्या दिया, और एग्जामिनर ने जो इसका सजेस्टेड आंसर दिया वो हमारी नॉलेज के मुताबिक या हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है या नहीं है। हम खुद खुद टेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर ने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने थे दो, टाइमिंग और मेजरमेंट, तो उसने थोड़ी सी सेपरेट हेडिंग्स बना दी। सेपरेट हेडिंग बनाने का फायदा ये होता है कि आप एक वक्त में एक ही चीज को एड्रेस कर रहे होंगे। जब आप टाइमिंग की हेडिंग बना देंगे तो आप सिर्फ टाइमिंग को एड्रेस कर रहे होंगे, आप टाइमिंग के अंदर मेजरमेंट लिख ही नहीं पाएंगे। और जब मेजरमेंट की बात कर रहे होंगे तो सिर्फ मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, क्योंकि अंडर IFRS 15 दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट, दीज आर नॉट वन कॉन्सेप्ट। क्लियर? एग्जामिनर कहता है द टाइमिंग ऑफ द recognition ऑफ रेवेन्यू अंडर IFRS 15 डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये डिपेंड करता है कि टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन क्या होगी, डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है। A performance obligation is a distinct promise of to transfer goods or services to the customer. The revenue recognized when a particular performance revenue is recognized when a particular performance obligation has been satisfied. फिर एग्जामिनर ने देखो दो बातें समझाई, वो ही पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। कहता है when goods are sold, performance obligation are satisfied at a point in time. In such cases, the revenue is recognized at the point control of the goods is transferred to the customer. With service agreements, performance obligations are satisfied over time. In such cases, the proportion of the total revenue recognized is the proportion which has been satisfied by the reporting date. अब यहां पे इस आंसर के अंदर मैं एक बात जरूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो क्या? अगर कोई नॉर्मल सा स्टूडेंट इस आंसर को पढ़ेगा, यानी मेरे से यानी लेक्चर्स पढ़े बगैर अगर कोई भी बंदा इस आंसर को पढ़ेगा, तो वो इस आंसर से इन्फर ये कर रहा होगा, यानी समझ ये रहा होगा कि शायद जब भी गुड्स का सिनेरियो होता है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही होती है, और जब भी सर्विसेज का सिनेरियो होता है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही होती है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। देखिए याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर है, वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है, ये IFRS नहीं है। खूब समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले को कोई गुड ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो पॉइंट ओवर टाइम का सिनेरियो। मिसाल के तौर पे आप बोइंग हैं, मिसाल के तौर पे आप एयरबस हैं, आप बोइंग या एयरबस हैं। तो अगर आप बोइंग या एयरबस हैं और आपको एमिरेट्स वाला कह देता है कि भाई मुझे मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जहाज बना के दो, या लेट्स से आपकी कंपनी का नाम है बोइंग कंपनी, और आपको डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आती है और वो कहता है कि यार मुझे जहाज बना के दे दो, एयरफोर्स वन का जहाज बना के देना, और ऐसा जहाज बना के देना जिसके अंदर जो है ना वो रेडबुल लिखा हुआ हो, जिसके अंदर से जो है वो मैं किसी कंट्री पे अटैक भी कर सकता हूँ, वो जिसके अंदर जो है मैं टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ अपने आप को, जिसके अंदर मैं बैठ के मार्स भी जा सकता हूँ अपने आप को। ऐसे ही आपसे जहाज मांग रहा है। आपने बोला सर जहाज तो हम आपको दे देंगे, 2 साल लगेंगे ये जहाज बनाने के अंदर, लेकिन ये जहाज एक ऐसा जहाज है जो क्या हम खालिसतन आपके लिए बना रहे होंगे, आपको लेना पड़ेगा ये। उसने बोला हाँ जाहिर सी बात, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ बेटा, क्या बात कर रहे हो, लूंगा, जाहिर सी बात है, 2 साल में बनाओ, 3 साल में बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो कि मेरी स्पेसिफिकेशंस के बिल्कुल मुताबिक हो। अब आप सामने वाले के लिए मेड टू ऑर्डर कस्टम मेड डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप एक जहाज बना रहे हैं। आप जो अपना थोड़ा 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 जहाज बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपके पास एक राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी आता चला जा रहा होगा कि आप सामने वाले से थोड़ा बहुत कैश भी डिमांड कर सकें। क्या आप अपनी जिम्मेदारी को एकदम से सेटिस्फाई कर रहे हैं या ओवर टाइम सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस केस के अंदर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं अपनी IFRS 15 की क्लासेस के अंदर कि आप अपनी जिम्मेदारी ओवर टाइम सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? तो अगर कोई आंसर बच्चा, नॉर्मल बच्चा अगर कोई आंसर पढ़े और वो इस बात से इन्फर कर ले कि एग्जामिनर मुझे बता रहा है कि जब भी गुड्स का सिनेरियो होगा तो पॉइंट इन टाइम होगा, जब भी सर्विसेज का सिनेरियो होगा तो पॉइंट ओवर टाइम होगा, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। यहां पे एग्जामिनर के कहने का मकसद ये नहीं था जो कि आप खामखाई में समझ गए। बात समझ में आती? इसीलिए कहने वाले लोग ये कहते हैं ना, जो हम हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, किसी की बात को लिखी हुई देखकर अगर उस बात से ही तुम उसकी यानी उसके अंडरलाइंग लॉजिक भी सेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे तो देर आर हाई चांसेस कि तुम गुमराह हो जाओगे।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी अगर कोई बच्चा लेक्चर ना ले और खाली पास पेपर से एसबीआर की स्टडी करने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑब्टेन ना कर रहा हो। तो सही तरीका क्या था कि पहले नॉलेज ऑब्टेन करना और फिर किताबों को पढ़ना या फिर प्रैक्टिस करना या फिर चीजों की नॉलेज को फर्दर एनहांस करना। जिस बच्चे ने IFRS 15 पढ़ा हुआ है उसको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर होती है बात? नेक्स्ट हमारे पास एरिया क्या था बेटा? मेजरमेंट का। मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट का मतलब, the measurement of revenue is based on transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to the customer. In many cases where the transaction is fixed and payable immediately, the revenue has been recognized. The transaction price is the amount, invoice amount. कहते हैं वेयर द ड्यू पेमेंट ऑफ द इनवॉइस गुड्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकग्निशन ऑफ द रेवेन्यू। क्या कह रहे हैं भाई? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसके अंदर जब रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा और उसकी जब पेमेंट रिसीव होगी, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे आप सामने वाले को 3 साल बाद जहाज देंगे, आप सामने वाले को 3 साल बाद जहाज देंगे, लेकिन उसने 100% पेमेंट लेट से आज कर दी, या लेट से आप सामने वाले को जहाज आज देंगे और वो आपको पेमेंट करेगा 3 साल के बाद जाके। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई भी ऐसा सिनेरियो आए जिसके अंदर इनवॉइस अमाउंट, यानी जब इनवॉइस की जा रही है या जब रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जा रहा है और जब उसकी पेमेंट आ रही है, इन दोनों डेट्स के दरमियान सिग्निफिकेंट फर्क हो, कहने वाले लोग कहते हैं कम से कम 12 महीने का फर्क हो, तो हम ये कहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। और ऐसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के सिनेरियो के अंदर आपने करना क्या होगा? आपने करना क्या होगा? यू वुड हैव टू स्प्लिट इनटू सेल ऑफ गुड्स कंपोनेंट है ना, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर? आगे एग्जामिनर कहता है where the total consideration due from the customer contains variable element, for example it can obtain a bulk discount, then the transaction price should be based on the best estimate of the total amount receivable from the customer as a result of the contract। आपका जो best estimate हो, such that, best estimate का मतलब क्या है? such that it does not result in significant revenue reversal। इतने का रेवेन्यू आपको बुक कर लेना चाहिए। मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके लिख दें भाई अगर आपको बात समझ में आती है तो। ओके है भाई? सब लोग बता दो बेटा। डन एवरीबॉडी बेटा? वेरी गुड, एक्सेलेंट मेरे दोस्तों, आगे चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी। बेटा 4 मार्क्स की और रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायरमेंट नंबर बी पे हैं। एग्जामिनर कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1। अब कह रहा है एग्जिबिट नंबर 1 खोल लो। कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट नंबर 1 एक्सप्लेन एंड शो हाउ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विद अ राइट टू रिटर्न वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मनास्लू फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2010। मनास्लू के बुक्स के अंदर, मनास्लू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2010 जो ट्रांजैक्शन इन एग्जिबिट नंबर 1 है उसका रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा। सही है? अच्छा, एक एक सवाल आया भाई अब्दुल्ला साहब का, सर इन एक्सप्लेनिंग आंसर्स वेदर वी हैव टू कोट द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन लाइक वी गिव इन सिनेरियो और वी कैन जस्ट एक्सप्लेन इट विदाउट गिविंग एनी एग्जांपल। यार देखो मसला सारा ये है कि जहां एग्जामिनर एक्सप्लेन कहता है ना, एक्सप्लेन, तो अक्सर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना मिसाल देनी पड़ती है। मेरे साथ भी यही है ना, अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाह रहा हूं तो समझाने के लिए मुझे आपको मिसाल देनी पड़ेगी। अच्छा, वो मेरी चॉइस है कि मैं मिसाल छोटी दूं या बड़ी दूं। ये अच्छा, मुझे रिलेटिवली ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4 है तो मेरे पास टाइम कितना है। अगर तो तुम्हारे पास बिल्कुल ही टाइम शॉर्ट है और तुम डेड स्लो, तुम्हारा 15 मिनट रह गए पेपर करने के अंदर, तो मैं तुम्हें बोलूंगा यार एग्जाम्पल छोड़, बाकी पार्ट्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्या पता उसमें से थोड़े से ज्यादा मार्क्स निकल आए। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो कि तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम सफिशिएंट प्रैक्टिस पहले से करते हुए जा रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कम से कम वर्ड्स के अंदर करो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, लेकिन एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन का मतलब ही एग्जाम्पल देके करना होता है। क्लियर? आ जाए जरा, आ जाए जरा। यूजिंग एग्जिबिट नंबर 1 ट्रांजैक्शन कैसे डील होगी, जरा इसको देखिएगा। भैया जी एग्जामिनर कहता है एग्जिबिट नंबर 1 सेल ऑफ प्रोडक्ट विद द राइट टू रिटर्न ऑन 1 अप्रैल 2010। बेटा खूब समझ लीजिए, आपका ईयर एंड 30 सितंबर 2010 है।
1 अप्रैल 2010 का मतलब ये हुआ कि ईयर एंड से 6 महीने पहले, हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ईयर एंड है हमारा 30 सितंबर 10, ईयर स्टार्ट होगा आपका 1 अक्टूबर W9। हम बात कर रहे हैं गालिबन 30 अप्रैल 10 की। तो 30 अप्रैल 10 का मतलब ये हुआ ईयर एंड से लगभग 5 महीने पहले। सॉरी, 1 अप्रैल लिखा हुआ था। तो 1 अप्रैल 10 का मतलब ये हुआ, 1 अप्रैल 10 का मतलब ये हुआ 6 महीने पहले फ्रॉम द ईयर एंड। क्लियर? एग्जामिनर कहता है बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2010 मनास्लू सोल्ड अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121,000। भैया मुबारक हो, इस दिन खड़े होके आपने अपने एक कस्टमर को 121,000 की कुछ गुड्स सेल करी। अगर आपने 121,000 की गुड्स सेल करी हैं और आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो आपको 121,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। एग्जामिनर कहता है दिस अमाउंट इज पेबल ऑन 30 जून 20x2। कह रहे हैं भाई, ये जो 121,000 की हमने ट्रांजैक्शन करी है ना, इस ट्रांजैक्शन के पैसे हमको मिलेंगे ज्यादा दिन के बाद नहीं, बस मिलेंगे 30 जून 20x2 के अंदर। 30 जून 20x2 के अंदर, यानी 2 साल से भी ज्यादा का अरसा दरकार है कि आपको आपके पैसे वापस मिले। ऑलमोस्ट 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 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने का मतलब अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं 27 मंथ्स की। मुझे बताइए, बात समझ में आती है आप? अच्छा, एक बात बताएं, क्या ये बात नॉर्मल है? सब लोग बताइएगा हाँ या ना में, जल्दी से जवाब देना। क्या ये बात नॉर्मल है कि आप किसी को कोई गुड सेल करें और वो बंदा उसके पैसे दे रहा हो 27 महीने के बाद, 27 मंथ्स के बाद? क्या ये कोई नॉर्मल सी बात है? यही होता है दुनिया के अंदर क्या? मैं आपको पढ़ाऊं और पैसे लूंगा 2 साल 3 महीने के बाद जाके, क्या ये नॉर्मल है? ये तो आपकी सोच में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा ही है ना सर, दिस इज नॉट नॉर्मल। यानी इसके अंदर क्लियर नजर आ रहा है कि डेफर्ड पेमेंट टर्म्स दी गई हैं। सामने वाले को आपने डेफर्ड पेमेंट टर्म्स दी हैं, 12 महीने या उससे ज्यादा, क्या 2 साल और उससे ज्यादा की बात हो रही है। यानी डेफर्ड पेमेंट टर्म्स दी गई हैं सामने वाले को, ये क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। मानते हैं आप लोग इस बात को या नहीं मानते? अच्छा, जब भी ऐसा हो कि आपके रेवेन्यू रिकग्निशन और उसकी पेमेंट आने के अंदर बहुत डिस्टेंस हो, चाहे पहले वाला डिस्टेंस हो चाहे बाद वाला डिस्टेंस हो, जब भी डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा होता है तो वहां पे क्या चीज ट्रिगर हो जाती है? अभी अभी बात करते हुए आए हम लोग, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाली चीज ट्रिगर हो जाती है। और अब्दुल्ला साहब, ये क्लियर नजर आ रहा है कि सिग्निफिकेंट टाइम है, 2 साल 3 महीने इज नॉट नॉर्मल। तीन तीन 2 साल 3 महीने इज नॉट 3 दिन। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। डेफिनेटली हमने सामने वाले को अगर 2 साल 3 महीने का डेफर्ड पेमेंट पीरियड अलाउ किया होगा, तो उससे थोड़ा से पैसे भी ऊपर कमाए होंगे। मानते हो नहीं मानते? थोड़ा सा वक्त का पैसा भी तो चार्ज किया होगा। इसका मतलब क्लियरली हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर देर आर टू सेपरेट कंपोनेंट्स, एक फाइनेंसिंग का कंपोनेंट होगा और एक ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट होगा। क्लियर? एग्जामिनर कहता है जरा बताना, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर मनास्लू वॉज 80,000। आगे एग्जामिनर कहता है द कस्टमर हैड अ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्शन फॉर अ फुल रिफंड एट एनी टाइम अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 जून 20। कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। एग्जामिनर कह रहा है जरा सुनना, 1 अप्रैल 2010 को हमने सामने वाले को कुछ गुड्स बेची 121,000 की। अच्छा, इसके पैसे 2 साल 3 महीने के बाद आएंगे, 2 साल 3 महीने के बाद आएंगे, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब एग्जामिनर ने नया ट्विस्ट क्या लेके आया? एग्जामिनर बोल रहा है भाई, जो हमने गुड्स बेची है ना, इनकी टर्म्स कुछ ये हैं कि 30 जून 2010 तक कस्टमर चाहे तो ये गुड्स हमें वापस कर सकता है और हमसे फुल रिफंड क्लेम कर सकता है। हमसे फुल रिफंड क्लेम कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, IFRS 15 ने बोला था स्टेप नंबर 5 के अंदर कि रेवेन्यू फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड। और जब हम IFRS 15 से ये पूछते थे कि भैया ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, यानी हमारी जिम्मेदारी सेटिस्फाई हो गई है, इसका क्या मतलब है, तो सामने वाला IFRS 15 हमको ये समझाता था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड व्हेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। When control of the goods or services have been transferred to the customer.
मुझे आप सच बताइएगा, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, लेकिन झूठ ना बोलिएगा। क्या 1 अप्रैल 20x0 को कंट्रोल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हुआ कस्टमर को, जबकि उसके पास फुल राइट मौजूद है कि 30 जून 20x0 तक मेरे को चीज वापस कर देगा? तो 30 जून 20x0 तक मुझे चीज वापस कर देगा, एज इफ वो ऐसे वापस करेगा और फुल रिफंड ऐसे लेगा जैसे उसने मुझसे कभी वो चीज ली ही नहीं थी। सच बताओ, क्या कंट्रोल ऑफ गुड्स सामने वाले को ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, आपको समझ में नहीं आया ना, मैं आपको मिसाल देता हूं। हम मिसाल लेते हैं अलीना आपकी। अलीना, आर यू देयर? अलीना, आर यू देयर? मुझे बताओ, आर यू देयर? हम सब जो है ना एक जगह पे मौजूद थे, ठीक है? हम सब पूरी क्लास एक जगह के ऊपर मौजूद थी, ठीक। अच्छा, अलीना जवाब नहीं दे रही, हम फरा को उठा लेते हैं। सही, हम सब एक जगह पे मौजूद थे, फरा मेरे बराबर में खड़ी हुई थी, ठीक है। मुझे जो है ना एक काम आया, तो मैंने फरा को बोला, भाई फरा एक काम करना, जरा ये मोबाइल पकड़ना, अभी लेता हूँ मैं तुमसे। फरा ने मोबाइल पकड़ ली। मैंने मैंने क्या बोला? फरा मोबाइल पकड़ना, अभी लेता हूँ तुमसे, सही है। फरा ने मोबाइल पकड़ ली। थोड़ी देर में वापस आया, तो मैंने बोला, हाँ वो फरा मेरा मोबाइल वापस करना। फरा ने बोला, मैं तो नहीं दूंगी। नो 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 नो, आपने मेरे हाथ में मोबाइल दिया, कंट्रोल ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर टू द कस्टमर। सर आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें। मैंने मोबाइल रिकग्नाइज कर लिया, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वो पूछ रही है आईफोन है कि नहीं है? बिल्कुल आईफोन है। मुझे बताइए, क्या ये कोई जायज बात है? बेकार बात है। मैं फरा को बोलूंगा, फरा जब मैंने आपको बोला था ना ये गुड्स अपने ये मोबाइल अपने हाथ में रखो, तो मैंने बोला था अभी रखो, मैं अभी ले रहा हूँ 1 सेकंड में तुमसे। यानी फरा ने मुझे वापस करना है ये चीज यार, एज इफ कि कभी मैंने इसको ये दिया ही नहीं था, ये इसकी चीज ही नहीं है भाई, मैंने वापस करने, इसने वापस करनी है मुझे अभी यार। हाँ, यही तो स्टोरी है यहाँ पे। आपने 1 अप्रैल 20x0 को सामने वाले को चीज ट्रांसफर करी। अच्छा, सामने वाले को ये मोबाइल वाली मिसाल नहीं है, सामने वाले को आपने चीज डिस मतलब सेल करी है, लेकिन उसको क्या बोला? बेटा ये तेरा ट्रायल पीरियड है, ये तेरा ट्रायल पीरियड है भाई, तू जा, पसंद ना आए दे दे, 30 जून 20x0 तक का टाइम दे रहा हूँ, 30 जून 20x0 तक का। पसंद ना आए वापस कर जाइए, बिल्कुल एज इट इज पन्नी पैक ले लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, कोई भी मसले की बात नहीं है। आपने उसको सामने वाले को चेकिंग पीरियड अलाउ किया है, वो चाहे तो आपको बोल सकता है कि भाई वापस 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 नहीं चाहिए मुझे। यानी टेक्निकली सोचा जाए तो जब तक 30 जून 20x0 तक की कहानी मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द कस्टमर नहीं हुआ। वो जब चाहे आपको सामने वाला वापस कर सकता है, क्या है भाई मुझे चीज नहीं अच्छी लगी, आप वापस रख लो। अच्छा, ऊपर से एक सवाल में लिखा हुआ है, दे विल क्लेम अ फुल रिफंड, दे विल क्लेम अ फुल रिफंड। इफ दे विल क्लेम अ फुल रिफंड, इफ दे विल क्लेम अ फुल रिफंड, तो यार ये भी तो ज्यादती की बात है। फुल रिफंड क्लेम कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कुछ बचा ही नहीं। फुल रिफंड क्लेम कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कुछ बचा ही नहीं, यानी हमारे ऊपर ही सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, अभी सामने वाले के ऊपर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुए। आपको पता है IFRS 15 सेल विद राइट टू रिटर्न के बारे में क्या कहता है? जरा मेरी बात को गौर से सुनना। IFRS 15 सेल विद राइट टू रिटर्न के बारे में क्या कहता है? IFRS 15 कहता है, हमने ये लेक्चर के अंदर भी पढ़ा, कि लेट्स से अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर को कोई गुड्स ट्रांसफर करती है और इसके साथ ही बोलती है कि यू हैव द राइट टू रिटर्न, यू हैव द राइट टू रिटर्न, तो टेक्निकली सोचा जाए, इफ द कस्टमर हैज द राइट टू रिटर्न, इफ द कस्टमर हैज द राइट टू रिटर्न एंड क्लेम अ फुल रिफंड, तो टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड बिकॉज कंट्रोल ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर। इफ अच्छा, कोई बच्चा बोले सर आपको कैसे पता कंट्रोल ऑफ द गुड इज नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर? मोबाइल तो उनके हाथ में है। भाई मोबाइल उनके हाथ में है, लेकिन कंट्रोल अगर उनको ट्रांसफर हो गया होता ना, और कल फरा आके कहती कि जब मुझे पसंद नहीं आया आप वापस रख लें, तो फिर मेरी मर्जी होती मैं वापस लूं या ना लूं। यहाँ पे मर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मर्जी की बात नहीं हो रही, चीज अभी भी मेरी है। वो वापस मुझे करेंगे, कस्टमर मुझे वापस करेगा और मुझे लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्लियरली चीज है कि उसके पास राइट टू रिटर्न मौजूद है और मेरे पास कोई राइट मौजूद नहीं है, मुझे वो सामान वापस लेना ही लेना होगा। आपको पता है ऐसे सिनारियो के अंदर IFRS 15 क्या कहता है? IFRS 15 ये कहता है कि भाई पहली बात तो अगर राइट टू रिटर्न की सेल है तो इसके अंदर तो कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन
अगर किसी कंपनी का ये राइट टू रिटर्न वाली सेल करना एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है, अगर किसी कंपनी का ये राइट टू रिटर्न वाली सेल करना एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है, तो इसके अंदर एंटिटी को ये जजमेंट लेनी चाहिए है, ये जजमेंट लेनी चाहिए है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न। आप लोग को याद है कि मैंने ये कॉन्टेक्स्ट आपको IFRS 15 में पढ़ाते हुए डब्ल्यूटी वाली की मिसाल दी थी, ब्रेड वाले की। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, हम तो थोड़े से देसी लोग हैं तो हम आपको देसी मिसाल दे सकते हैं। अगर कभी आपने शॉप्स के बाहर या बेकरीज के बाहर देखा हो ना, ये जो डिफरेंट ब्रेड मेकर्स होते हैं, ये जो ब्रांडेड ब्रेड मेकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपनी प्रोडक्ट, लेट्स से ब्रेड, ये रखवाते हैं एक शॉप के ऊपर। उनको कहते हैं कि भाई ये हमारी ब्रेड आप अपनी शॉप के ऊपर रखो, अगर ये बिक गई तो इसका कमीशन आप रखना, थोड़ा कमीशन आप रखना, बाकी पैसे हमको दे देना, वरना आप ये ब्रेड हमको वापस कर देना। क्लियर होती है बात? ये अब इनकी नॉर्मल डॉन ब्रेड, तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये रूटीन बेसिस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन होती रहती है। बात समझ में आती है? हर रोज ऐसे ही होता है, डब्ल्यूटी वाला आता है, वो दुकान वाले को 10 डब्ल्यूटियां देता है, 10 डब्ल्यूटियां देके कह देता है कि देखा अगर सारी बिक जाए तो सारी बिक गई, अगर नहीं बिकी तो मैं वापस लेके चला जाऊंगा, वो वाली मैं किसी और को दे दूंगा, मिसाल के तौर पे ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या, डॉन ब्रेड वाला कोई रेवेन्यू हर रोज रिकग्नाइज नहीं किया करेगा। डॉन ब्रेड वाले को हम ये समझाते हैं कि तुम ये असेस कर लो कि बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि लगभग 80% जितनी भी मैं डबल रोटियां दुकान वालों की तरफ भिजवाता हूं, 80% तो बिकती हैं, 80% तो बिकती ही बिकती हैं। अगर डॉन ब्रेड वाले को ये बात मालूम है कि 80% तो बिकती ही बिकती हैं, यानी उसकी जजमेंट, उसकी असेसमेंट ये बता रही है कि देयर इज अ 80% चांस कि यार वो चीज तो बिकेगी ही बिकेगी, तो उस केस के अंदर IFRS 15 ये इजाजत देता है, IFRS 15 ये इजाजत देता है कि आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें, आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें। कैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे? मिसाल के तौर पे आप डेबिट कर लेंगे रिसीवेबल को। अगर आपने 1000 रुपए की डब्ल्यूटी बेची है तो उसमें से 80% लेट से आप रिकग्नाइज कर लेंगे, यानी 800 आप रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे, रेवेन्यू क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह आपको आपकी इन्वेंट्री बाहर चली जाएगी तो आप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लेंगे, लेट्स से व्हाट एवर द अमाउंट इज, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर होती है नहीं होती बात? तो हमें IFRS 15 ने ये बात समझाई थी कि आपको इस बात की इजाजत है कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा, अभी हम डिटेल के ऊपर इस पे बात कर रहे हैं, डोंट कम टू कंक्लूजन्स। तो अभी आपको IFRS 15 ने क्लियरली समझाया था कि रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की उस हद तक इजाजत है जिस हद तक आपको जजमेंट अलाउ करती हो कि आपका रेवेन्यू निकल जाएगा, रेवेन्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोग को? क्लियर? अच्छा, इस सवाल के अंदर आके जरा दोबारा देखते हैं, इस सवाल के अंदर आए जरा। हमारा हमारा पड्डा क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2010 को 121,000 की गुड्स हमने बेची। 30 जून 2010 तक सामने वाले के पास राइट है कि वो हमसे फुल रिफंड क्लेम कर सकता है। सवाल ये है कि क्या हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करें या ना करें। हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये असेस करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है सामने वाली की हमको रिफंड करने की, ये असेस करना पड़ेगा। तो अगर हम असेसमेंट के अंदर आगे चलें तो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है एट 1 अप्रैल 2010, यानी इस तारीख की बात हो रही है, मनासलू हैड नो रिलायबल एविडेंस रिगार्डिंग द लाइकलीहुड ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर। Manaslu had no reliable evidence regarding the likelihood of the return of the product by the customer। क्या मतलब है इसका? क्या है प्रोबेबिलिटी, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर? कैन एनीवन टेल मी? एग्जामिनर कह रहा है मनासलू हैड नो रिलायबल एविडेंस रिगार्डिंग द लाइकलीहुड ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या हमको 1 अप्रैल 2010 को रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए या रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न? बताओ। The probability of the return कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। बेटा ये नहीं लिखा हुआ एग्जामिनर ने कि रिटर्न की प्रोबेबिलिटी के कोई आसार नजर नहीं आते, ये नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर कह रहा है हम प्रोबेबिलिटी डिटरमिन ही नहीं कर पा रहे, देयर इज नो रिलायबल एविडेंस रिगार्डिंग द लाइकलीहुड। हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। यानी आपके बराबर में खड़ा हुआ आपका एक साथी दुकानदार आपसे पूछ रहा है क्या लगता है वापस करेगा नहीं करेगा, आप बोल रहे हैं पता नहीं।
तो बेटा इफ देर इज नो रिलायबल एविडेंस टू सजेस्ट कि आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप 1 अप्रैल 2010 को रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन सर देयर इज अ प्रॉब्लम, ये आपने IFRS 15 में भी समझाई थी। सर द प्रॉब्लम इज कि गुड्स तो हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल गई, गुड्स तो हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल गई। आप कह रहे हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे। रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी नहीं बनाएंगे। ये वाली एंट्री जो आपने बताई कि एक ये एंट्री बनती है और एक ये एंट्री बनती है, तो जब रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकग्नाइज नहीं हो सकती, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकग्नाइज नहीं हो रही होगी तो मैं अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट कैसे करूं? सर द प्रॉब्लम इज कि गुड्स तो मेरी फैक्ट्री से फिजिकली आउट हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, क्योंकि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, तो मैं अपनी इन्वेंट्री को भी क्रेडिट नहीं कर पा रहा। अब फिजिकली गुड्स मौजूद नहीं है, वो कस्टमर लेके जा चुका है, लेकिन बुक्स में मेरी आ रही हैं। तो याद है ना इसके लिए क्या कहा था IFRS 15 ने कहा था आप बेशक अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लें, आप बेशक अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लें, लेकिन इसके अगेंस्ट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हो रहा। आप इसके अगेंस्ट डेबिट जो है डेबिट करेंगे राइट टू रिफंड, राइट टू रिफंड, जिसको कभी कभार फॉर्मल जबान के अंदर क्या कहता है IFRS, रिफंड एसेट। आप चाहते हैं ना कि आपकी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिपोर्ट करें, तो अगर आप चाहते हैं आपकी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिपोर्ट करें तो आप इन्वेंट्री को बेशक क्रेडिट कर दें और उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट एक रिफंड एसेट डिनोट कर दें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि सामने वाले को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ये समझ आ जाए कि कंपनी के पास फिजिकली इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास ये राइट मौजूद है कि अगर सामने वाले ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करी तो वी हैव द राइट टू डिमांड द गुड्स बीइंग रिटर्न बैक टू अस। मुझे बताइए बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर है? तो 1 अप्रैल 2010 को रेवेन्यू तो रिकग्नाइज नहीं होगा। हाँ अलबत्ता इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाएगा, रिफंड एसेट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया जाएगा। मुझे बताइए सब लोगों को बात समझ में आती है? जल्दी से बता दीजिएगा जरा। ओके करिए बेटा सब लोग। डन। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये बात समझ में आती है तो जरा आगे पढ़ो मेरे साथ मिलके, शाबाश। एग्जामिनर कहता है द प्रोडक्ट वॉज नॉट रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर 30 जून 2010 एंड सो द राइट टू रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड। एग्जामिनर ने 30 जून 2010 तक अपना राइट टू रिटर्न इस्तेमाल नहीं किया एंड देयरफॉर वो एक्सपायर हो गया। अच्छा एक बार मेरा राइट टू रिटर्न आयशा एक्सपायर हो गया तो अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? जो आप बोलेंगे वो करेंगे भाई। अच्छा फर्क कह रही है कांट वी से दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू? नो, दिस इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू। अभी तो रेवेन्यू बन ही नहीं सकता ना। मुझे बताइए 30 जून 2010 को क्या करना चाहिए? वी शुड रिकग्नाइज रेवेन्यू बिकॉज द राइट टू रिफंड, इस राइट टू रिफंड की वजह से, इस राइट टू रिफंड की वजह से प्रॉब्लम ये थी, इस राइट टू रिफंड की वजह से मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर रहा था। एक बार उसका राइट टू रिटर्न एक्सपायर हो गया तो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकली भी गुड्स हमारे पास से जा चुकी हैं, सामने वाला अब हमें वापस भी नहीं कर सकता, इसका मतलब कंट्रोल उसको ट्रांसफर हो चुका है, अब वो जाने उसका काम जाने। सर जब रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा होगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? गालिबन हम रिसीवेबल या कैश वट एवर डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे और रीफंड एसेट को क्रेडिट कर देंगे। याद रखना इन्वेंट्री तो ऑलरेडी हमारी गुड से, हमारी बुक से बाहर हो चुकी थी। मुझे बताइए सब लोगों को बात समझ में आती है? एंड दिस अकाउंटिंग एंट्री विल बी मेड ऑन, दिस अकाउंटिंग एंट्री विल बी मेड ऑन 1 जून 2010। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके लिख दिया करें बस। इज इट क्लियर? इट शुड बी क्लियर। डन। मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर आगे क्या कह रहे हैं, जरा खत्म नहीं हुई कहानी बताना। ऑन ऑन बोथ 1 अप्रैल 2010 एंड 30 जून 2010, दोनों डेट्स की बात कर रहा है, द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज $100,000। इसका क्या मतलब होता है? द कैश selling price of the goods were $100,000 and a relevant annual rate to use in the case of any discounting is 10%। ये कैश सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? What do you mean by this?
What does this represent? This is the fair value of the goods transferred. This is the fair value of the goods transferred. यानी 1 जून 20x0 को अगर मैं ऊपर जाऊं तो जरा सुनिएगा, होना यूं चाहिए कि 1 जून 20x0 को जो गुड्स आपने ट्रांसफर करी हैं उनकी ट्रू वैल्यू 100,000 है। तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाएंगे, जरा सुनिएगा, आप अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाएंगे? बल्कि मैं एक काम करता हूं ना, आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर मैं सारी एंट्रीज बना देता हूं आपको समझाने की खातिर। पहली एंट्री क्या थी? 1 अप्रैल 20x0, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेंट्री हमारे बुक से बाहर गई थी लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं हो सकती। तो इस दिन अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, रिफंड एसेट डेबिट होगा। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यू आप जरा देखें, लिखा हुआ था द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वाज 80,000। तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाएंगे? रिफंड एसेट 80,000 डेबिट होगा, हाँ, इन्वेंट्री 80,000 क्रेडिट होगी। ओके। अच्छा, जैसे ही समझ में आता चला जाए ना तो मुझे ओके सब लोग लिखते चले जाना। 30 जून 20x0, इस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड, हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के काबिल हो गए। लेकिन क्योंकि इस सवाल के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट मौजूद था तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो भी रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा हो वो फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स को रिप्रेजेंट करता हो। फाइनेंस इनकम सेपरेट रिपोर्ट होगी और ट्रू ट्रू वैल्यू फ्रॉम द गुड्स या सर्विस सेपरेट रिपोर्ट होगी। तो 30 जून 20x0 को हम अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे, लेट्स से रिसीवेबल डेबिट 100,000, हाँ, और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 100,000 से, विच इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा 80,000 से और रिफंड एसेट क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से। याद रखना, अभी बता चुका हूं, इन्वेंट्री ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी थी। क्लियर? सर, आपने जो रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है वो 1 लाख से रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है, हालांकि जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, वो तो $121,000 थी। कैन एनीबडी टेल ये 1 लाख और 1,21,000 का जो फर्क है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between this transaction price of 121,000, the contract price of 121,000 and 100,000? That is time value. That is time value. So आपका ईयर एंड, लेट्स से आपका ईयर एंड है 30 सितंबर 20x0। तो 30 सितंबर 20x0 के ऊपर आपने सेपरेटली रिकग्नाइज करनी है फाइनेंस इनकम, ठीक है? और ये फाइनेंस इनकम कैसे रिकग्नाइज होगी? $100,000 वाली चीज आपने सामने वाले को उधार पे दी है, टाइम वैल्यू या डिस्काउंट रेट या फाइनेंसिंग का रेट है 10%। ये चीज आपने दी थी 30 जून 20x0 को, आज है 30 सितंबर 20x0, यानी 3 मंथ्स के बाद की बात हो रही है। तो अगर आप $100,000 इंटू 10% करें तो 10,000 आएगा, और $10,000 को अगर आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2,500। तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? आप बोलेंगे क्योंकि 3 महीने तक अभी तक इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो अब 3 महीने के इससे टाइम वैल्यू भी चार्ज करूंगा, मैं इससे 2,500 2,500 मजीद चार्ज करूंगा, तो रिसीबल डेबिट होगा 2,500 से और फाइनेंस इनकम क्रेडिट होगी, फाइनेंस इनकम क्रेडिट होगी 2,500 से। मुझे बताइए, सब लोगों को ये बात समझ में आती है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट एग्जिबिट? I want an answer from everybody, please. Is it clear to everybody? वेरी गुड बेटा। बेटा, अगर अभी आपको बात समझ में आती है ना तो मैं ज़रा आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? यूजिंग द इंफॉर्मेशन एट एग्जिबिट 1, explain and show how the sale of product with the right to return would be reported in the financial statements of Manaslu for the year ended 30th September 20x0। आपको पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की A to Z एक्सप्लेन करके बतानी है। अच्छा, सेल, एक सूजल का सवाल आया, मेरे मेरे लेक्चर से सवाल है बेसिकली, सेल ऑफ राइट टू रिटर्न में रिफंड लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर आपको एडवांस मिला होता ना, अगर आपको एडवांस मिला होता तो वो रिपोर्ट होता एज अ राइट टू
बेसिकली रिफंड लाइबिलिटी आ जाती। इस सवाल में कोई एडवांस था नहीं, क्योंकि इस सवाल में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ना, बहुत सालों के बाद पैसे आने हैं आपके पास, 2 साल 3 महीने के बाद पैसे आने थे, तो यहाँ पे कैश मिला नहीं है, कैश तो बहुत अरसे बाद जाके मिल गया, तो रिफंड लाइबिलिटी कोई नहीं। रिफंड लाइबिलिटी क्या चीज होती है? रिफंड लाइबिलिटी ये होती है कि अगर वो देखो, जैसे मेरे पास रिफंड एसेट है ना, अगर वो अपना राइट टू रिटर्न एक्सरसाइज करता तो मुझे, आई हैव द राइट टू रिसीव द गुड्स बैक, लाइकवाइज आई हैव द लाइबिलिटी टू पे हिम बैक। तो रिफंड लाइबिलिटी डिनोट्स दैट यू हैव रिसीव्ड सम कैश एंड यू आर गोइंग टू रिफंड दैट मनी। क्लियर? आगे आ जाते हैं जरा। अच्छा, यही चीज का आंसर ना हमारे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को जब मैं ये आंसर दे दूंगा तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करिएगा कि इस पूरे के पूरे आंसर को पढ़ें। इसकी जब आप ये आंसर को पढ़ेंगे ना, तो इस आंसर को आप देखेंगे, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट क्या होगा सब कुछ समझाया हुआ है। लेकिन जो स्किल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि आप एग्जामिनर के आंसर को पढ़ के जो स्किल हासिल करें, वो ये हासिल करें कि यार इसने 4 मार्क्स के लिए कम वर्ड्स के अंदर ये सारी बात कैसे एक्सप्लेन की है। दिस इज अ रिलेटिवली शॉर्ट आंसर एंड एन आंसर विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 4 मार्क्स ओनली। तो 4 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने किस तरह अपनी बातों को खत्म किया। जाहिर सी बात है, मुझे पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपके पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम होगा नहीं, आप पढ़ा नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पे बातें लिखकर आनी होंगी, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना होगा। एग्जैक्टली वही बातें हैं जो कि हमने की हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर होती है बात? डन। हम रिक्वायरमेंट नंबर 3 के ऊपर जा रहे हैं। एग्जामिनर कहता है, बेटा जरा सुनना, using the information in exhibit 2, explain and show how the sale with a volume discount incentive would be reported in the financial statements of Manaslu for the year ended 30th September 2010। कह रहे हैं कोई सेल विद अ वॉल्यूम डिस्काउंट हुई है। वॉल्यूम डिस्काउंट सेल्स का मतलब क्या होता होगा? एनी आइडिया? क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब होगा इसका? व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम डिस्काउंट? डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस, यस, बल्क परचेज डिस्काउंट, उसकी बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ अब्दुल्ला, अगर हम किसी को बल्क परचेज डिस्काउंट दे रहे हो, यानी हम किसी को कह रहे हो भाई, अगर देखो तुमने मुझसे ज्यादा सामान खरीदा ना तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, अगर तुमने ज्यादा खरीदा तो डिस्काउंट दे दूंगा। तो कहने से ये वेरिएबल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन है, अगर ज्यादा खरीदा तो डिस्काउंट दे दूंगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन का एलिमेंट आ रहा होगा, ख्याल रखना है इस बात का। ठीक है, सुनिएगा जरा भाई, एग्जामिनर क्या कहता है मेरे बच्चों। एग्जामिनर कहता है ऑन 1 जनवरी 2009, वो बहुत पहले की बात कर रहे हैं भाई, ये तो लिख लेना चाहिए अपने पास। 1 जनवरी 2009। अच्छा, बाय द वे, आपको आपका ईयर एंड याद है ना? आपका ईयर एंड था 30th September 2010, यानी आप 30th September 2010 से पीछे जाके देखूं तो 1 जनवरी 2009 बनता है तकरीबन 1 साल 9 महीने पहले। 1 साल 9 महीने पहले की बात हो रही है। सही है, तो 1 साल 9 महीने पहले का मतलब 21 मंथ्स बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। On January 2009, which is 21 months before the reporting date, Manaslu began an arrangement to sell goods to a third party, Elbrus. The price of the goods was set at $100 per unit for all sales in the 2 year period ending 30th December 2010। भाई बेसिकली हुआ ये है कि आपने 1 जनवरी 2009 को आप एक कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म, ऐसे बोलूंगा, एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के अंदर एंटर हुए, जिस लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में आपने अपने कस्टमर को एक तरीके से हेज कर दिया। आपने अपने कस्टमर को बोला कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक, यानी 2 साल तक मैं तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस कितनी सेट कर रहा हूं? $100 पर यूनिट। अब जितने भी तुम मुझसे यूनिट्स खरीदोगे इन 2 सालों के अंदर, मैं तुम्हें कितने के बेचूंगा? $100 के बेचूंगा। बड़ी कॉमन बात है, बड़ी कॉमन बात है। अक्सर जैसे यूएस के अंदर, चाइना के अंदर, बड़ी इकोनॉमीज के अंदर अक्सर रेट ऐसे ही फिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास वॉलमार्ट आया, किसी पाकिस्तानी कंपनी के पास वॉलमार्ट आया और कहने लगा कि भाई तुम हमें टेक्सटाइल बना के दो, लेकिन हम तुमसे जो रेट तय करेंगे वो ऐसा रेट होना चाहिए जो कि अगले 2 साल तक वैलिड रहे।
हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें बल्क में काम देंगे, बल्क में काम ऐसे देंगे कि 2 साल का काम हम ही तुमको दे देंगे, तुम्हें किसी और को सर्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री हमारे काम के लिए ही चलेगी, लेकिन रेट हमें वो दो जो कि 2 साल तक लॉक इन रहे। बहुत कॉमनली होता है, ऐसा ही कोई अरेंजमेंट है। एग्जामिनर ने बोला, हाउएवर, if sales of the product to Elbrus exceed 60,000 units in 2 year period ending 31st December 2080, then the selling price of all units is retrospectively set at 90 per item. क्या मतलब भाई? इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर वेरिएबिलिटी ये है कि अगर पूरे 2 सालों के अरसे के अंदर यूनिट्स 60,000 तक चले गए या 60,000 से एक्सीड कर गए, तो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी सारे यूनिट्स के ऊपर सेलिंग प्राइस क्या एप्लीकेबल हो जाएगी? $90 पर यूनिट। इसका मतलब सच बात बताओ अब्दुल्ला, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है? मैं सामने वाले को गुड सेल करूंगा पूरे साल में, या तो वो मुझे $100 देगा, या तो वो मुझे $90 देगा। भाई, ट्रांजैक्शन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू अर्न फ्रॉम ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मैं सामने वाले को गुड्स ट्रांसफर करता रहूंगा, 2 साल तक ट्रांसफर करता रहूंगा, उसके एक्सचेंज में या तो वो मुझे $100 पे किया करेगा, या तो वो मुझे $90 पे किया करेगा। अच्छा, मुझे अपना रेवेन्यू 100 पे रिकॉर्ड करना चाहिए या 90 पे रिकॉर्ड करना चाहिए? आप बताएं, सब लोग बताएं। आई एम गिविंग इट अ पोल, पोल ले रहा हूं मैं आपसे, सब बताएं। 100 पे रेवेन्यू रिकग्नाइज करूं या 90 पे करूं? जो आप बोलेंगे वो करेंगे, या दोनों का एवरेज लेके 95 पे कर दूं? क्या बोलते हैं? सुजल बताओ क्या करेंगे भाई? क्या करूं? 90, 100 या 95 या क्या? भाई इसका जवाब ये है सर, ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। एंड सर, इफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, एंटिटी की एस्टिमेट, एंटिटी की जजमेंट काम आएगी कि व्हाट अमाउंट इट इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे, अगर आपने 1 जनवरी 20W9 को एक यूनिट सामने वाले को दिया, और आप ये समझते हैं कि यार इस सामने वाली एंटिटी का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है, इनकी हिस्ट्री ऐसी है, इनकी मार्केट में रेप्यूटेशन ऐसी है कि यार कभी भी ये मुझसे 60,000 यूनिट से ज्यादा खरीदेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं खरीदेंगे भाई, कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब आपको पता है ना कि यार आप कुछ भी कर लो, आपको इनसे मिलने $100 का ही हिसाब है, तो आप 1 यूनिट को $100 से मल्टीप्लाई कर लोगे और $100 का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लोगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसके बरक्स आपको ऐसा लगे, नहीं 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 भाई, ये तो वॉलमार्ट है, बहुत बड़ी एंटिटी है, 60,000 तो कुछ भी नहीं है, लाजिम मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी टाइट है कि लाजिम तौर के ऊपर ये 60,000 मुझसे ले ही लेंगे, तो पहले दिन से आप क्या बोलोगे? भाई बेहतर यही है, मेरे को अल्टीमेटली मिलना $90 के हिसाब से ही पैसा है, तो 1 यूनिट इनटू $90 करना चाहिए, एंड देयर फॉर $90 का रेवेन्यू रिपोर्ट करना चाहिए। बात समझ में आती है? यानी समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि एंटिटी विल हैव टू अंदाजाफाई, entity will has to have to estimate what amount of money it expects to recover from the customer as a result of the contract। तो एक्सपेक्टेशंस चाहिए। एग्जामिनर ने जरा देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जरा सुनना। सेल्स ऑफ द गुड्स टू एलब्रोस in the ninth month period ending on 30th September 20W9 total 20,000 units, and this volume of sales per month was not expected to change before 31st December 2080। क्या बोल रहे हैं भाई? भाई हमने पहले 9 महीने का मतलब क्या हुआ? आपका ईयर एंड पहला कब आ रहा है भाई? आपका पहला ईयर एंड आ रहा है 30th September 20W9। इस दिन तक हमने 20,000 यूनिट सामने वाले को सेल किए थे। इस दिन तक हमने सामने वाले को सिर्फ 20,000, सामने वाले ने हमसे सिर्फ 20,000 यूनिट्स बाय किए थे, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी सेल्स अभी पर मंथ हो रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी टिल 31st December 2080, यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस अरेंजमेंट। आप एक बात बताओ, अभी तक यानी फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर आपने 20,000 यूनिट सेल किए। हाँ, ये टोटल 2 साल का अरसा था, ये टोटल 2 साल का अरसा था, यानी 24 मंथ्स थे। तो अगर मैं 20,000 को डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से मैं 24 कर लूं, तो मुझे बताओ क्या इन पूरे 2 सालों के अंदर
24,000, 20,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 24। कहने से पूरे 2 सालों के अंदर अगर मंथली एवरेज यही रहता है, तो एक्स्ट्रापोलेट करने से ये पता लग रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि टोटल सेल्स इतनी ही रहेंगी। एक्सपेक्टेड सेल्स इन 2 ईयर पीरियड। बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया? फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर मैंने 20,000 यूनिट्स बेचे। 20,000 यूनिट्स के अगेंस्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा ये मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा। अंदाजा लगाने के लिए एग्जामिनर ने बोला भाई अभी जितनी पर मंथ सेल्स हो रही है ना, यानी अभी 9 महीने में जितनी पर मंथ सेल्स हुई हैं, यही एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेंगी पूरे 2 साल के अरसे के ऊपर, यानी आने वाले अरसे के ऊपर भी। इसका मतलब पूरे 24 महीने का यूनिट्स निकालूं तो वह 53,333 बनते हैं। यानी मैं 60,000 के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं करेगा कस्टमर। अगर कस्टमर 60,000 के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट यू विल बी अर्निंग? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट यू विल बी अर्निंग ऑन दीज 20,000 यूनिट्स एज वेल? हाँ, तो आप बोलोगे सर इन $20,000 पे मेरे को पूरा $100 ही मिलेगा, यानी माई रेवेन्यू लेट्स से शुड बी $2 million. My revenue should be $2 million, and I've recognized this revenue based on $100 because this is the amount of money we expect to earn. Does everybody understand or not? This is the amount of money that we expect to earn based on the data, based on the evidence that we have. Make sense? एग्जामिनर कह रहा है जरा आगे देखिएगा। हाउएवर का मतलब ही होता है कुछ उल्टा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे आप रात को लेट घर पहुंचे, तो अब्बा ने, आपके फादर ने नई नई गाड़ी खरीदी थी, आप टेस्ट ड्राइव पे ले गए, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे थे, थोड़ी लेट हो गए घर आते आते, आप घर पहुंचे, आपने अब्बा को आते ही बोला क्या गाड़ी है यार, क्या गाड़ी है, बहुत तेज भागती है। अब्बा ने बोला हाँ यार बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी गाड़ी ले ली मैंने। अब्बा खुशी हो रहे थे, आपने बोला लेकिन वो, अब जब आपने लेकिन वो बोला ना, तो इसका मतलब कोई कोई मसला है। तो अब कोई मसला है, आपने कुछ कर दिया गाड़ी के साथ। अब्बा के जो तासुरात होंगे वही आपके तासुरात होने चाहिए, वही आपका एटीट्यूड होना चाहिए व्हेन यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन। जो अब्बा का, आपके फादर का जो मूड होगा ना लेकिन सुन के, वो यही हो रहा है। क्या भाई कह रहे हैं? हाउएवर इन द ईयर एंडेड 30th September 2010, यानी आने वाले साल की बात हो रही है। However, in the year ended 30th September 2010, total sale of the goods to Elbrus were 35,000, and based on current orders from Elbrus, the estimate was revised. इस इस 12 महीने के अंदर, जरा सुनना, इस 12 महीने के अंदर 35,000 यूनिट सेल हो गए। ठीक है, एंड नाउ द एक्सपेक्टेशन इज कि अब आपको अपनी बेसिस को रिवाइज कर लेना चाहिए। अच्छा जरा खुद सोचो, मैं ऐसी एक रैंडम कैलकुलेशन कर रहा हूं। अभी तक कितना टाइम गुजर चुका? फर्स्ट 9 मंथ्स और नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो 12 + 9 कितना होता है भाई? 21। अगर मैं आपको बोलूं कि आज तक 20,000 प्लस 35,000, यानी टोटल 55,000 यूनिट्स बेचे जा चुके हैं इन 21 मंथ्स, तो डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 24 करके देखूं, तो क्या अब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि 60,000 को कस्टमर क्रॉस कर जाएगा? 55,000 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 24, आपका करंट एस्टिमेट कितना बन रहा है? 62,857। डोंट यू थिंक दे विल एक्सीड 60,000 बेंचमार्क? 62,000 प्लस आ रहा है। हाँ, तो क्या अब भी आप उतना ही रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जितना के पहले कर रहे थे? शुड यू बी एक्सपेक्टिंग दैट मच रेवेन्यू? एग्जामिनर ने आगे बाय द वे लिख के भी दिया हुआ है, पूरा पढ़ लेते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ मनास्लू एस्टिमेटेड द टोटल सेल्स ऑफ द गुड्स टू एल्ब्रस इन 2 ईयर पीरियड एंडिंग 31 December 2010 वुड बी मोर देन 60,000 यूनिट्स। अब डायरेक्टर की असेसमेंट कह रही है भाई 60,000 से एक्सीड कर जाएगा कस्टमर। अगर 60,000 से एक्सीड कर जाएगा कस्टमर, आपने ये असेस कर लिया, तो आपने देखें टोटल, अब आपने यूनिट्स कितने सेल कर दिए? 55,000। और क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होनी है, जो भी आपकी प्राइस है ना उसकी एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होनी है, तो इसका मतलब सारे यूनिट्स के ऊपर ये $90 का रेट एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब पूरे की पूरे 55,000 यूनिट्स के ऊपर आपको सिर्फ $90 मिलेंगे। अगर आप 55,000 में को मल्टीप्लाई करें 90 से, तो ये तकरीबन
4950,000 आ जाता है। ये 4950,000 आज तक का रेवेन्यू बनता है एज एट। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी, कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, सारे आज तक की यूनिट्स के ऊपर $90 अप्लाई हो जाएगा, और ये आपकी आज का एस्टिमेट है। ये कोई, याद रखना, आप कोई बच्चा ही बीच में ये आके ना बोले सर इसका मतलब हमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड एरर, दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट। तो आपने प्रोस्पेक्टिवली इसके साथ डील करना है। प्रोस्पेक्टिवली कैसे डील करेंगे, देखो अब ये आ गया, अब्दुल्ला ने बोला सर रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट करेंगे। नो, दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट अब्दुल्ला। Abdullah, this is a change in estimate which must be dealt even under IAS 8. This must be dealt prospectively. It is not a retrospective adjustment in financial statements. कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि सारे यूनिट्स के ऊपर रेट अप्लाई हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पे IAS 8 ट्रिगर नहीं हो रहा, ये प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेट है, आपका अंदाजा चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आज तक का रेवेन्यू बनता है 4950,000, हमने ऑलरेडी जो बुक्स के अंदर पिछले सालों में रिकग्नाइज कर लिया था वो 2 मिलियन था। सो फर्दर हम कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, 2950,000, दिस इज द रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज्ड। मुझे बताइए, बात समझ में आती है आप लोगों को? दिस इज द रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज्ड। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। 2950,000 is the revenue to be recognized. I want an answer from everybody. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody? Very good. Now, how do you write an answer for this? Let us read the answer which has been given by the examiner. This is suggested solution, not a proper examination answer. याद रखिएगा, जब भी मॉक के आंसर्स एसीसी पब्लिश करता है तो वो बिल्कुल एग्जामिनर आंसर नहीं होते, सजेस्टेड सोल्यूशन होते हैं। और अक्सर हमने देखा है मॉक करवाते रहते हैं, तो जब भी हम मॉक करवाते हैं अक्सर गलतियां भी निकल आती हैं उसके अंदर। तो जरूरी नहीं है आप ये स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करें, आप अपने स्टाइल से ही लिखिएगा जैसे हमने आपको पढ़ाया है। फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं द कंसिडरेशन पेबल बाय द कस्टमर इज वेरिएबल एज इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन 2 years पीरियड। मनासलू कैन रिलायबली एस्टिमेट द आउटकम एंड दैट द वॉल्यूम डिस्काउंट थ्रेशोल्ड विल नॉट बी एक्सीडेड। 9 months की सेल होनी चाहिए, यानी इसको प्रोरेट करके देखा उन्होंने, 53,000 तक जाएंगे। The revenue included for the year ended 30th September 2009 will be booked at $100 per unit। अच्छा, आपको पता है, आप देखो ना कितने जूनियर बंदे ने आंसर लिखा है, विल बी बुक्ड लिखा है। नॉर्मली एग्जामिनर जब अपने आंसर लिख के देता है तो लिख कहता है विल बी रिकग्नाइज्ड। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़िएगा कि ये आंसर किसने लिखा होगा। The revenue included for the year ended 30th September 2009 will be recognized at $100 per unit and will be $2 million, जैसे हमने किया था। During the year ended 30th September 2010, actual sales volume and estimates change. Actual sales volume and estimates change such that cumulative revenue should now be booked at, Allah maaf kare, should be recognized at $90 per unit. It is now expected that the volume discount threshold will be exceeded. This means that the cumulative revenue relating to these goods will be 4950,000. सारे goods के ऊपर अब $90 का रेट लगाया। The revenue which will be booked in the current year will be 2950,000 as we discussed. Is it clear to everybody? Remember, beta, this is a 4 mark requirement again. तो इसका मतलब अगर ये सिर्फ एक 4 mark की रिक्वायरमेंट है ना, तो इस पर बहुत ज्यादा थीसिस तो हम लिख भी नहीं सकते। You will have to stay to the point. Sometimes what happens in a real examination is कि sometimes आपको पेपर ज्यादा आ रहा होता है, जरूरत से ज्यादा निकल रहा होता है आपके अंदर से। जब जरूरत से ज्यादा आपके अंदर से निकल रहा होता है ना, तो आपको परेशानी भी होती है कि यार मैं लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ। बट खास तौर पे इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू क्लोज इट डाउन, बिकॉज बाय देन यू वोंट हैव इनफ टाइम लेफ्ट। राइट, पेपर में बहुत कम टाइम रह गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? डन। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैं जा रहा हूं ना, अब मैं जा रहा हूं सवाल सबसे अहम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। टेक्निकली इसी पार्ट की वजह से मैंने ये सवाल कराया, बाकी मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था IFRS 15 वाले एरिया में, वो आसान था। असल तो एरिया ये है जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा था। एग्जामिनर कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन एट एग्जिबिट 3 address the matters which have been raised by the investor regarding the statement of profit or loss and other comprehensive income, reclassification of to profit or loss, tax issue, and the overall impact on performance evaluation.
बेटा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना मेरे बच्चे, पार्ट, दिस पार्ट इज ऑफन एग्जामिन्ड इन एसबीआर, और ये एग्जामिनर कहता है एक अहम एरिया है आपके पेपर का, वो है इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यू विल हैव टू एक्सप्लेन टू एन इन्वेस्टर what IFRS actually means in the context of question, and why is the logic given, why is the treatment given that way। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव का सवाल आता है, हमने पिछली बार भी इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव की पूरी सीरीज चलाई हुई है, तो जब भी इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव का सवाल आता है तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से आपको 2 प्रोफेशनल मार्क्स भी मिलते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपके अंदर इसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो असेस हो जाती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी इन्वेस्टर के हाथ में। तो आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते, सवाल ये है। यानी मिसाल के तौर पे कल आप किसी कंपनी के सीएफओ हो और एजीएम के अंदर एक शेयर होल्डर हाथ उठा के पूछे यार ये ऐसे क्यों है, आप बोलें पता है आपको ऐसे क्यों है क्योंकि आईएफआरएस 2 के अंदर ये बात लिखी हुई थी, ये बात लिखी थी, ये बात लिखी थी, तो बोलेगा भाई कौन हो तुम, क्या बोल रहे हो, आईएफआरएस 2 आईएस 19 मुझे नहीं आता। मुझे कॉमन सेंस से समझाओ कि ये चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से तुमने ऐसे दिखाई, ये क्यों दिखाई। ये अक्सर होता है हमारे साथ रियल लाइफ के अंदर। हमारे मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी मिसाल देता हूँ। मेरा सीईओ है, मेरे बिजनेस यूनिट का सीईओ है, उसने मुझसे पता है एक बार क्या पूछा, मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने लफ्ज लिखा हुआ था लीज। उसने मुझे बोला यासिर आई वुड सजेस्ट दैट whenever you make a presentation and show it to me, do not write lease, write rent. The topic that you're talking about is the rent agreement. You have written it wrong. It is not a bank lease, it is a rent agreement. मैंने बोला भाई क्या क्या हो रहा है ये, क्या क्या कैसी बातें कर रहा है भाई। फिर मुझे उसको समझाना पड़ा कि भाई देख, रेंट अग्रीमेंट लीज अग्रीमेंट एक ही बात होती है, फाइनेंस की जबान के अंदर रेंट अग्रीमेंट को लीज अग्रीमेंट कहते हैं। सही है ना, उसको बड़ा मुश्किल हो गया। एक दफा मुझे याद है हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग के अंदर ना किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही थी, तो उस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी, तो उसने वो मीटिंग के अंदर एक पार्टिसिपेंट, नॉन अकाउंटेंट पार्टिसिपेंट ने ये बोला कि यार ये बात बेशक आपकी बात सही है, हम समझ रहे हैं कि ये बात है, आप इस बात को ऐसे बोल दीजिए ना, आप इस बात को ऐसे आप इस बात को ऐसे बोल दें, ऐसे लिख के दे दें ऐसी बात। तो हमारे साथ कोई एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने बोला कि देखें भाई बात ये है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये है कि ये बात कह दी उसने। उसने बोला भाई बात सुनो भाई, ये आपने बीच में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या क्या बोला आपने, सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या, आप ये क्या बात होगी, ये सब्सटेंस वाली चीज कहाँ से आ गई। और उस बंदे ने बोला बे यार मैंने क्या लफ्ज बीच में बोल दिया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर उसको मतलब समझाया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि भाई आप लिख के कुछ भी दें, रियलिटी ये है, यानी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, बात इसके ऊपर हो रही है, जो आप लिख के दे रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही। आप डू यू आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ऑफन व्हेन यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो शेयर होल्डर के सवाल होंगे, जो इन्वेस्टर के सवाल होंगे, वो होंगे बहुत सिली से। आपने उसका जवाब कैसे देना होगा, ऐसे देना होगा कि आप उसको आईएफआरएस आईएएस कोड कर करके जवाब नहीं देंगे। ये नहीं लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आईएएस 19, अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 2 या फलाना ढिमकाना। आप उसको उसकी वेव लेंथ पे जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और इसके पीछे आईएएस आईएफआरएस की लॉजिक ये है, तभी इस चीज को ऐसे रिपोर्ट किया जाता है, यानी लेमैन को एक्सप्लेन करेंगे। आप इस बात को आसान तरीके से ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ऐसा ही है कि आप अपनी वालदा को या अपने वालिद को या अपने भाई या बहन जो कि नॉन अकाउंटेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजनेबल नॉलेज है उनके पास, लेकिन उनको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर होती है बात ये। अब ऐसा ही कुछ है, अल्लाह माफ करे, 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है, ये 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है। अब्दुल्ला ने एक सवाल किया, सो वी स्टूडेंट्स आर नॉट द ओनली वन हु आस्क सिली क्वेश्चंस। डेफिनेटली यू गाइज आर द फर्स्ट वंस, और फिर आपके नीचे और भी लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को। सुनिएगा जरा।
सुनिएगा जरा, गौर से सुने। प्रेजेंटेशन एंड टैक्स इश्यूज के ऊपर बात हो रही है भाई, जरा सुनो। एन इन्वेस्टर, आप एजीएम शेजीएम के अंदर खड़े हुए थे, एक इन्वेस्टर आ गया ना। हमने अक्सर देखा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ना, हमने अटेंड भी किया अल्लाह के हुक्म से। तो एक बार एजीएम के अंदर अटेंड कर रहे थे, एक बंदा खड़ा होकर ना चिल्ला रहा है, या आप लोग ये हैं, आप लोग वो हैं, फलाना है, ढिमकाना है, ये है वो है। और उसके बाद शेयर कितना होता है? एक शेयर होता है तो वो शेयर होल्डर, आप कुछ कह भी नहीं सकते, उसको संभालना पड़ता है भाई। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई एन इन्वेस्टर, आप अगर कंपनी के सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऐसे पोजीशन पे गए ना बेटा कभी भी, तो याद रखना, शेयर होल्डर्स के लेटर्स आते हैं आपके, रजिस्ट्रार के थ्रू आएंगे, आपकी कंपनी सेक्रेटरी के पास आएंगे, आपके वो लेटर्स आते हैं जिसके अंदर वाकई में इन्वेस्टर्स, जो कि कोई ब्रोकरेज हाउस भी हो सकता है, जो कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, और कोई छोटा इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो आपको लेटर लिख लिख के ऐसे सवाल करते हैं। तो आप यकीन करें, ये जो बात आपको इसी से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फालतू नहीं है, हमने देखा है रियलिटी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं एन इन्वेस्टर हैज रिव्यूड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक इन्वेस्टर है, आप समझ लें आपके वालिद साहब या आपकी वालदा या आपका बहन या भाई है, उसने कहीं किसी कंपनी में शेयर में पैसा लगाए हुए थे, उन्होंने उस कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को पढ़ा और वो कंफ्यूज हो गए। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। An investor has reviewed the statement of profit or loss and other comprehensive income and is confused because she has noticed that it is in two sections. किसी ने उनको पीएनएल खोल के दे दिया और बोला भाई देखो पीएनएल पढ़ो, पीएनएल के अंदर लिखा हुआ होता है कंपनी ने कमाया कितना। अब जो उन्होंने पीएनएल खोल के देखा, उन्होंने बोला बे यार ये तो इसमें दो सेक्शंस बने हुए, एक के ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक के ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या सीन है भाई? कहते हैं द फर्स्ट सेक्शन इज इंटाइटल्ड प्रॉफिट और लॉस, एक पे हेडिंग डली हुई है पीएनएल और दूसरे पे हेडिंग डली हुई है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कह रही है सम आइटम्स आर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेबल्ड एज मे बी reclassified टू प्रॉफिट और लॉस while others are labeled as items that will not be reclassified to profit or loss। भाई खातून है इन्वेस्टर, क्या पूछ रही है? बोल रही है जरा सुनो भाई, भाईजान एक प्रॉब्लम है। हमने बोला भाई भाजी क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला एक जगह हेडिंग डली हुई है पीएनएल, वहां पे आप रेवेन्यू से चलकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आए, फिर एक हेडिंग डली हुई है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और सिर्फ दो हेडिंग्स तक मसला होता तो हम फिर बात समझते। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंडर भी दो हेडिंग्स डली हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर IS1। IS1 के अंदर दो हेडिंग्स डलती हैं, एक के अंदर लिखा हुआ है आइटम्स दैट will not be reclassified to P&L, और कुछ पे लिखा हुआ है आइटम्स that may be reclassified to P&L। Can anyone tell me ये क्या होता है reclassified to P&L and may not be reclassified to P&L? क्या हमने पढ़ा है कभी जिंदगी में ऐसी कोई बात? ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ा। Can anyone tell me what are the matters which are initially recognized in OCI but might be reclassified into P&L? कोई एक आधा कोई बता दें। और ऐसा है आप ये कह ही नहीं सकते मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बताएं जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सचेंज गेन और लॉस, एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ सब्सिडरी, ट्रांसलेशन रिजर्व वाली बात। किसी ने बोला सर वो हेज आइटम वाला बात, यस, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग, कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू गेन और लॉस। हमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल भी देखा है IFRS 9 के अंदर। इनिशियली वो जो होता है ना मीडियम टर्म मॉडल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इनिशियली आप मार्क टू मार्केट करके OCI में पार्क करते हैं, बाद में उसको पीएनएल में लेके जाते हैं। तो देयर आर गुड एग्जांपल्स। कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी एन एग्जांपल वेयर items will not be reclassified to P&L? Can anyone give me an example of that? ऐसे आइटम्स जो कि कभी भी पीएनएल के अंदर वापस नहीं जाते, बहुत कॉमन है ये। मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन रिजर्व,
revaluation gain on, let's say, property, plant and equipment, or maybe like intangible assets, ये कभी भी वापस नहीं जाते। या मिसाल के तौर पे एक्चुरियल गेन्स और लॉसेस, ये ओसीआई में रिकग्नाइज होते हैं, कभी वापस नहीं जाते। अगर आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ओसीआई में गेन या लॉस जाता है, कभी वापस नहीं जाता। ऐसा है या नहीं है? पहले सब लोग मुझे बताओ, ऐसा है या नहीं है, या हम कोई गलत बात करने जा रहे हैं? ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना भाई। अगर ये सब होता है तो आपके इन्वेस्टर की जान निकलेगी नहीं निकलेगी? आपका इन्वेस्टर बोल रहा है भाई चल क्या रहा है ये। पहले तो पीएनएल एंड ओसीआई दो हेडिंग्स होती हैं। चलो पीएनएल ओसीआई तो हम आपसे बाद में समझते हैं, ओसीआई के अंदर भी दो हेडिंग्स है, आइटम्स दैट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल। चल क्या रहा है ये? हो क्या रहा है भाई? मैं आप हैं कौन? आगे बढ़े भाई। आंटी का मसला क्या है जरा सुने। आंटी बोलूंगा, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर है तो कोई यंग लड़की तो नहीं होंगी ना भाई, गंदी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लॉजिकल बात है, आंटी होंगी ना, पैसे इतने हैं उनके पास, शेयर में पैसे लगा दिए, फिर लेटर भी लिख रही हैं, इसका मतलब पढ़ी लिखी हैं, अकाउंटेंसी नहीं जानती लेकिन पढ़ी लिखी हैं खातून। कह रही हैं, आंटी कह रही हैं, शी वुड अप्रिशिएट clarification as to how it is decided where to present a particular item of income or expenditure when it is recognized, and what it means by an item being reclassified to profit or loss। पहले वो तो जानना ये चाहती हैं कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई आइटम पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई आइटम पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा? एंटिटी, हाउ डज द एंटिटी डिसाइड? एंड आई एम गिविंग यू 2 minutes, गिव मी एन आंसर। हाउ डज द एंटिटी डिसाइड वेदर दिस शुड बी रिटन इन पीएनएल और ओसीआई? पहला सवाल। How does the entity decide whether a transaction, an income or an expense should be reported in P&L or OCI? How do you decide? Okay, the first answer is like standard की requirement होगी, faithful representation. Anybody else? How does the entity decide कि कोई भी income या expense P&L में जाएगा या OCI में जाएगा? How do you decide? कोई आइडिया दें, आप लोग बताएं, जो आप बोलेंगे मैं मान लूंगा। सिंपल है ना, आपकी सुनने तो बैठे हैं हम यहाँ पे। सर, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन, उसके किलोवाट चेक किए जाएंगे। जो चाइना का बना हुआ है, जापान का बना हुआ है, ये चेक किया जाएगा। अगर कोई नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है तो, अगर भाई देखें, अगर आपका प्रॉफिट नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल कर पीएनएल में कर दें, वरना ओसीआई में कर दें। अगर कोई चेंजेस इन इक्विटी है तो ओसीआई में जाएंगी। वेरी गुड। भाई पहली बात हम खूब समझ लें, कोई भी इनकम या एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा, ये एंटिटी खुद से डिसाइड करती ही नहीं है। अंडर IS 1 और अंडर IFRS, entities are not allowed to choose whether to report a transaction in P&L or OCI. There is no choice about it. Rather, it is up to the requirement of the accounting standards, whereby certain accounting standards require, they are not asking you, they require to report gains or losses on certain type of transactions under OCI। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई as a general rule, all incomes and expenses are reported under P&L. However, in accordance with certain IFRS, there are certain transactions for which gains or losses are to be reported under OCI. तो normal चीज P&L है, exceptional चीज क्या है? OCI। Although IFRS does not clearly define the basis an entity should decide whether a transaction is meant for OCI or PNL, rather IFRS determines on its own whether a transaction should be reported under PNL or OCI. More commonly, transactions where fair value gains or losses are unrealized
or they are uncontrollable, or they relate to one-off events, or if they were to be recognized in P&L, they will distort the financial performance evaluation. Such type of transactions are reported under OCI. मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन गेन, आपके पास है एसेट पड़ा हुआ है और एसेट जो आपके पास पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई, ये रीवैल्यूएशन गेन इज एन अनकंट्रोलेबल इवेंट। आपका इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसमें आपका टैलेंट नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हम इसको पीएनएल में क्यों शो करें। अच्छा, ये वन ऑफ भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ये वन ऑफ होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर रोज आ रहा होगा आपके पास। तो आईएफआरएस ने आपको कोई बेसिस नहीं बताई है क्लियरली, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जो कि बेसिस बयान करता हो कि A B C D E F G वाली चीजें जाएंगी ओसीआई में और बाकी जाएंगी पीएनएल के अंदर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हाँ, स्टैंडर्ड्स अक्सर जब कोई रिक्वायरमेंट बयान करते हैं तो रिक्वायरमेंट के पीछे रैशनल अक्सर ये देते हैं। कभी रैशनल क्या देते हैं कि भाई अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज गेन है, तो अनरियलाइज गेन को कहां रखो, पीएनएल से बाहर रखो। कभी कहते हैं भाई ये जो है अनकंट्रोलेबल है, रीवैल्यूएशन गेन इज एन अनकंट्रोलेबल थिंग और ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है, देयरफॉर इसको बाहर रखो। इन शॉर्ट ये बात क्लियर है कि ये आईएफआरएस बयान करता है कि कौन सी चीज ओसीआई में जाएगी और कौन सी चीज नहीं जाएगी। अच्छा, फिर आपकी वो जो खातून थी, जो आंटी थी, उन्होंने पूछा था एंड शी वांटेड टू नो व्हाट इट मींस बाय एन आइटम दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस। आईएफआरएस में ये समझाइए क्या मतलब है इस बात का कि सम आइटम्स विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल। तो बेटा, अंडर आईएफआरएस हम हमेशा यूं कहते हैं कि ओसीआई जो है ना एक डंपिंग ग्राउंड है। ओसीआई एक डंपिंग ग्राउंड है, यहां पे बहुत सारी चीजें जो कि अक्सर इक्विटी रिलेटेड होती हैं, अक्सर अनरियलाइज्ड होती हैं, अक्सर अनकंट्रोलेबल होती हैं, अक्सर जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं बनता, अक्सर जिसकी वजह से जो जो कि वन ऑफ होती हैं, वो आती ओसीआई के अंदर डंप होने हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको वापस पीएनएल में रिक्लासिफाई किया जाता है। वापस किन ट्रांजैक्शंस को रिक्लासिफाई किया जाएगा, इसके लिए आईएफआरएस रिजिड है, यानी खुद बताता है कि कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शंस वापस पीएनएल में जाएंगी। आती सब डंपिंग ग्राउंड के अंदर हैं, आती सब डंपिंग ग्राउंड के अंदर हैं। कुछ हैं जो कि बाहर निकल जाती हैं, कुछ हैं जो कि बाहर निकल जाती हैं, और उसके पीछे आईएफआरएस रैशनल ये देता है कि फॉर एग्जांपल इन अ कैश फ्लो हेज रिजर्व, इन अ कैश फ्लो हेज ट्रांजैक्शन, टिल द टाइम द ट्रांजैक्शंस आर अनरियलाइज्ड, जितना भी गेन या लॉस आता है वो जाता है ओसीआई के अंदर। लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज आउट हो रही होती है, जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज आउट हो रही होती है, जिस दिन वाकई में जिस ट्रांजैक्शन को आपने हेज किया था, यानी हेज आइटम का इंपैक्ट पीएनएल में जा रहा होता है, उस दिन हेज इंस्ट्रूमेंट का इंपैक्ट भी हम पीएनएल के अंदर लेके चले जाते हैं, बिकॉज देन एट दैट पॉइंट इन टाइम जो भी गेन या लॉस होता है वो रियलाइज हो चुका होता है। या मिसाल के तौर पे लेट्स से सब्सिडरी, भाई अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है ना जिसको आपने हमेशा हमेशा के लिए खरीदी है, भाई आपकी कंपनी ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई और उस फैक्ट्री बिल्डिंग को वो गोइंग कंसर्न के अंदर हमेशा हमेशा चलाने जाते हैं। अब अगर उस फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ जाए, अब अगर उस फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ जाए तो इसमें आपका कोई किरदार नहीं है ना। आपने फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट इसलिए किया था कि उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए। अब अगर इस फैक्ट्री के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है तो वो ओसीआई एंड देन इक्विटी के अंदर चला जाएगा। शेयर होल्डर की वेल्थ में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इसका ताल्लुक बिजनेस परफॉर्मेंस से नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे तुमने कोई फॉरेन सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट किया और उसको 2 3 4 5 6 साल के बाद जाके बेच रहे हो, तो अगर फॉरेन फॉरेन कंपनी को, फॉरेन सब्सिडरी को तुम बेचने जाते हो, तो तुम्हारा जो भी गेन या लॉस था एक्सचेंज गेन का, वो पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। क्यों रिक्लासिफाई हो जाएगा? बिकॉज इस सब्सिडरी को जब आपने एक्वायर किया था तो एक्वायर किया था विद अ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज होती हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज होती हैं तो फॉर ट्रू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इसके गेन या लॉस का पीएनएल में आना जरूरी है, ताकि आपके शेयर होल्डर को पता लग सके कि इस साल जो आपने सब्सिडरी को बेचने का फैसला कर लिया, यह अच्छा था या बुरा था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सो
आईएफआरएस खुद इस बात को समझाता है कि कौन सी चीजें पीएनएल के अंदर रिक्लासिफाई होंगी, और रिक्लासिफाई करवाने के पीछे अक्सर लॉजिक ये दी जाती है। याद रखना, ये किसी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अक्सर लॉजिक ये दी जाती है कि व्हेन आइटम्स आर अनरियलाइज्ड दे आर इन ओसीआई, बट व्हेन दे गेट रियलाइज्ड एंड दे आर रिलेटेड टू कंपनीज डिसीजन मेकिंग, when they are related to company's performance, not equity participants performance but company's performance, like disposing of a subsidiary or performing hedge, तो फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस को वापस पीएनएल में रिक्लासिफाई किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो सके। बात समझ में आ रही है? आंटी को समझा सकते हो, नहीं समझा सकते? तो आंटी को तो तब समझाओगे ना जब तुम्हें खुद समझ में आता हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही सब लोगों को? मुझे बताएं, यहां तक आंटी के जो मसले मसाइल थे वो समझ में आए आपको या नहीं आए? आंटी का पहला सवाल था कौन सी चीजें पीएनएल में जाती हैं, कौन सी चीजें ओसीआई में जाती हैं, लिस्ट बताओ। हमने बोला घंटा। कोई बेसिस ही नहीं होती इसकी। ये तो आईएफआरएस चंद चीजों के बारे में कहता है कि इसको ओसीआई में लेके जाओ और उसकी कोई रैशनल देता है, बाकी प्रिंसिपली बाकी सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पीएनएल के अंदर जाएंगे। फिर कुछ आइटम्स को कहता है कि दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। तो रिक्लासिफाइड क्या होंगे पीएनएल के अंदर, इसके लिए आईएफआरएस रिजिड है, खुद बताएगा कि कौन से रिक्लासिफाई होंगे कौन से नहीं होंगे, और अक्सर उसके पीछे रैशनल क्या दिया जाएगा कि अब ये रियलाइज होने जा रहे हैं या इनका ताल्लुक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से बनता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आती है। एग्जामिनर कहता है भाई फर्दर, अभी भी बाकी है आंटी। आंटी कहती हैं फर्दर शी इज क्यूरियस हाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द अबव पॉइंट्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स व्हिच विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स। वो पूछनी है ये जो आप बाइफर्केशन करते हैं कि कोई चीज ओसीआई में लेके जाते हैं और कोई चीज पीएनएल में लेके जाते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पार्ट बनाते हैं, इससे शेयर होल्डर की कंपनी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? मिसाल के तौर पे कम पर शेयर होल्डर निकालता है अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग्स पर शेयर जो निकाला जाता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बेसिस पे निकाला जाता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरली रिप्रेजेंट करता है रियलाइज्ड इवेंट्स को, अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट रियलाइज्ड इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इट विल सपोर्ट इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब हम ओसीआई और पीएनएल को अलग अलग कर देते हैं तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज द शेयर होल्डर विल बी विल बी evaluating the performance of the company based on what is the reality right now, not necessarily the reality that will be there in future। मुझे याद है मैं अपनी जो है ना एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो दोस्त ने जो है ना एक एक किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात चल रही थी। तो जब हम बात समझ रहे थे कि मॉडल क्या होगा और इन्वेस्टमेंट क्या होगी और फलाना ढिमकाना, तो आपको पता है ना आजकल शार्क टैंक बड़ा छाया हुआ है। देखना भी चाहिए, बड़ा मजा आता है उसको देखने के अंदर। वो फजूल चीजें देखने से बहुत ज्यादा बेहतर है आप शार्क टैंक को देखें। तो करते करते ना उन्होंने कहने लगे भाई मैं इस कंपनी को जो है ना यूनिकॉर्न बना दूंगा, मैं इस कंपनी को फलाना कर दूंगा ढिमकाना कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद मेरे भाई साहब को जो है ना मेरे दिमाग में ये आया, मैंने उनको एक लाइन बोली और जो कि मेरा प्रिंसिपल बिलीफ है। वो क्या है, बहुत बड़े जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है ना, ये कहावत है, कहते हैं होप इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी। अच्छा वैसे मैं क्लियर कर दूं भाई, मैं तो होप को मानता हूँ, उम्मीद को मानता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि उम्मीद के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह हमसे सुनेगा। मैं तो अच्छी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन उम्मीद रखना और उम्मीद को स्ट्रैटेजी बनाना, इन दोनों बातों में फर्क है। तो भाई अगर आपसे कोई ये कह रहा हो कि भाई आवे तू टेंशन ना ले भाई, ये जो है ना कल अभी तू पैसे लगा 100 करोड़ कल हो जाएगा, परसों यूं हो जाएगा, तरसों वो हो जाएगा, ये बातें कहानियों में मूवीज में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एसीसीए के फाइनल पेपर्स के अंदर हैं और आपके घर वो लोग आ गए, वो लोग समझते हैं ना आप लोग, वो लोग आ गए, उन लोगों ने आपसे आगे पीछे बेटा करते क्या हो, आपने बोला सर एसीसी कर रहा हूँ। अच्छा एसीसी कर रहे हो, फिर क्या काम क्या होगा? आपने बोला सर कुछ नहीं, एसीसी होगा। शुरू के अंदर ना 2-3 साल मुश्किल है, मैं आर्टिकल्स करूंगा, थोड़ा समय मसले मसाइल होंगे, लेकिन फिर आप टेंशन नहीं ले। 3 साल के बाद आपकी बेटी के घर के बाहर देयर विल बी ए बीएमडब्ल्यू। पहले होता ये है कि पहले बीएमडब्ल्यू मिलती है, फिर उसके बाद वो फोर्ड मस्टैंग दे देते हैं, फिर साथ साथ एक फेरारी दे देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, आपको पता है वहाँ हम ऑडिटर्स होते हैं, हमारा टाइम नहीं होता, हमें फेरारी दी जाती है। फिर होता है ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ना हम एक पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं,
पहले हम आइलैंड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कंट्रीज खरीदते हैं, फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट मार्स के ऊपर होता है। आपको क्या लग रहा है पापा जानिए आपके क्या बोलेंगे बेटा बस कर दो। ये बातें है ना ख्वाब में अच्छी लगती हैं, तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है तुम ख्वाब में भी ऐसी बात ना किया करो, तुम्हें गुना मिलेगा। आज के बाद ऐसी बात सोचना भी नहीं। तो आपको क्या लगता है बात पक्की हो जाएगी? आपका पापा बोलेंगे बेटा होप इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी, होप होनी चाहिए, अच्छी उम्मीद ही होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, जैसे अक्सर यार ये गलत हो जाएगा, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं बोलता हूँ बेटा अगर पास हो गए तो क्या। तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए भाई, आप मेहनत करें। अगर आप पहले दिन से ये सोचने शुरू कर दें अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो पहले से इतनी डिमोटिवेशन हो जाती है, यानी आप इतना परसीव करना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो मेरा कितना दिल दुखा हुआ होगा, मैं मर रहा हूंगा बिल्कुल, मेरी जिंदगी अजाब हुई हुई होगी। तो आप आज से बोलते हैं यार जब कल को मुझे इतना दुख होना ही है तो छोड़ना, आज पढ़ना ही छोड़ देता हूँ, छोड़ दे भाई, कौन सा यासर की क्लास ले, पागल बने की क्लास होती है वैसी। अच्छा थोड़ी देर के लिए बच्चा उल्टा, बच्चा बच्चा बोले यार मैं पास हो गया तो कैसा लगेगा यार, पापा मान जाएंगे। और पीछे आपकी ना बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही हो, जो आप अच्छी उम्मीद रखते हैं, तो अच्छी उम्मीद रखने से फिर आपको मोटिवेशन मिलती है, आप बोलते हैं यार मजा आता है यार, पढ़ेंगे, मजा आ रहा है। समझ नहीं समझ। तो भाई आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनी के अंदर आपको होप दिखानी है, आपको ख्वाब दिखाने हैं, या आपको रियलिटी दिखानी है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर हेल्प होगी जब कोई शेयर होल्डर ईपीएस निकालेगा, तो वो ईपीएस निकालेगा बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू कमर्शियल रियलिटी ऑफ टुडे। ये बात सच है कि उसके अंदर फ्यूचर ओरिएंटेशन इतनी नहीं आएगी, लेकिन वॉट एवर अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट ऑल द रियलाइज्ड इम्पैक्ट्स विल बी डिनोटेड एंड द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विल बी सपोर्टेड। क्लियर? वापस आ जाए जरा क्लास के अंदर, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए, आगे आ जाए जरा। आंटी और क्या कह रही हैं? आंटी कह रही हैं इट अपेयर्स दैट द टैक्स चार्ज इज इंक्लूडेड इन द पीएनएल सेक्शन of the statement as there is no tax charge in other comprehensive income section of the statement. She is confused as where the tax relating to other comprehensive income is reported. देखिए बेटा खूब समझ लीजिए, पहली बात ये कि अगर कोई ये समझता है कि ओसीआई में जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। ओसीआई में जो भी गेन्स या लॉसेस रिपोर्ट होते हैं अगर उनके ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशन है, अगर कोई टैक्स इंप्लीकेशन है, तो वो टैक्स इंप्लीकेशन जरूर रिपोर्ट होती है, चाहे वो डेफर टैक्स की फॉर्म में रिपोर्ट क्यों ना हो रही हो, रिपोर्ट जरूर होती है। ठीक है? बस आईएस 1 आपको अलाउ ये करता है कि आप चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन गेन लिखा आपने, ठीक है, और रीवैल्यूएशन गेन के नीचे लिख दिया डेफर टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन। आप चाहें तो टैक्स को आप चाहें तो टैक्स को एज अ सेपरेट आइटम इन ओसीआई दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो जहां आपने ओसीआई की हेडिंग डाली है ना आप वहीं पे लिख दें नेट ऑफ टैक्स, और फिर सारी ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर टैक्स का एक्सपोजर हो सकता है आप सारी ट्रांजैक्शंस को नेट ऑफ टैक्स ही लिख दें और डिस्क्लोजर के अंदर ये बात समझा दें, या आईएस 1 अलाउ करता है। जैसे अक्सर कंपनीज जिनका ओसीआई बहुत लंबा हो रहा होता है तो वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट कर देती हैं। तो ये जो आंटी कह रही हैं कि भाई ओसीआई में टैक्स तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो भाई वो इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने नेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट कर दिया होगा और पीछे डिस्क्लोजर के अंदर सारी की सारी कहानी एक्सप्लेन की हुई होगी। आंटी को समझाना पड़ेगा। आंटी को तो तब समझाओगे ना जब तुम खुद समझोगे। सवाल क्यों करा रहा हूं? ताकि तुम समझो। बात समझ में आ रही है भाई? आगे आ जाए। आंटी भी बस नहीं कर रही हैं, आंटी कह रही हैं सुनो, फर्दर मोर, फिर आ गई आंटी। आंटी कह रही हैं शी हैज नोटिस दैट द टैक्स चार्ज इन पीएनएल bears no relation to the tax that has been paid in the period according to cash flow statement। आंटी कह रही हैं जो टैक्स चार्ज पीएनएल के अंदर नजर आ रहा है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर टैक्स पेड नजर आ रहा है वो मैच ही नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा भाई, क्या करें? मैच करना चाहिए बाय द वे, नहीं करेगा आंटी। आंटी इसलिए मैच नहीं करेगा कि पीएनएल में डेफर टैक्स भी रिपोर्ट होता है, डेफर टैक्स फ्यूचर में पे होने वाला टैक्स है, आज पे नहीं होता तो मैच नहीं करेगा। फिर आपका याद रखिएगा जो पीएनएल में करंट टैक्स नजर आ रहा होता है वो टैक्स होता है जो कि इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे डिटरमिन किया गया, लेकिन पे अगले साल होगा।
और जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर टैक्स पेड नजर आ रहा होगा, वो टैक्स होगा जो कि परटेन पिछले साल से करता होगा, लेकिन पे इस साल हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? इस साल का टैक्स हमेशा अगले साल पे होता है ना। तो पीएनएल में जो नजर आ रहा है वो तो अगले अगले साल पे होगा, और इस साल जो कैश फ्लो में नजर आ रहा है वो पिछले साल का है जो आप पे हुआ होगा। प्लस पीएनएल के अंदर कुछ अंडर ओवर प्रोविजन भी हो सकता है। बताइए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आंटी की बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सब लोग बताइए बेटा, ओके करिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? मेरे हिसाब से दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट 11 मार्क्स आर परफेक्ट। अच्छा, इसको दोबारा, जैसे मैंने शुरू के अंदर कहा था, इस सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला साधु साहब सिद्धू साहब ही कह रहे हैं सर आंटी बहुत शकी लग रही हैं। बिल्कुल आंटी शकी हैं, बिल्कुल आंटी को मसला है। आंटी ने क्लासेस नहीं ली ना। आंटी लाला लैंड के अंदर है। आंटी साइबेरिया की हवाएं ठंड मचा रही हैं। तो घंटा समझ में आएगा उनको। आ जाए भाई। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। मैं आपको ये आंसर एग्जामिनर कॉपी से बातें शेयर कर दूंगा। मैं आपको चाहूंगा कि आप आज की तारीख में ही, हमने बहुत बात की, डिटेल में बात की है, मैंने कुछ अपनी नोटिंग भी इसके ऊपर की हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली ना आज के आज ही इस सवाल को पढ़ लो। यार तुम्हारी जिंदगी में मुझे पता है बहुत कुछ है, लेकिन देखो, फिर वही बात ना, अच्छी उम्मीद, अच्छा गुमान रखना चाहिए। उम्मीद को स्ट्रैटेजी नहीं बनाओ, लेकिन उम्मीद तो रखो। और गॉड से नहीं रखोगे, अल्लाह से नहीं रखोगे, तो किससे रखोगे? सही है ना? तो मेरे मेरे दोस्त, सवाल को पढ़ जरूर लेना। मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार सवाल को जरूर पढ़ लेना। आज और अभी पढ़ लोगे ना, तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आइंदा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस वन टाइम की नॉलेज है ये। और ये ऐसी नॉलेज है कि जो कि आपकी लॉजिक का पार्ट है। एक बार आप इसमें अच्छे हो गए, आपको समझ में आ गई, आप भूलेंगे नहीं कभी भी, कभी भी नहीं भूल सकते इस बात को, क्योंकि ये लॉजिकल चीज है। क्लियर होती है बात? मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? आंटी के शक के अलावा सबको बात समझ में आती है? एनोटेड नोट्स भी भेज दूंगा मैं इंशाल्लाह। समझ में आया सर? उम्मीद पे दुनिया कायम है। वेरी गुड। बेशक। सही है भाई, समझ में आती है ना बात?